आदित्य दर की जो ये फिल्म है, ये फिल्म नहीं है सर. दिस इज फर्स्टली ग्लोबल सिनेमा. दिस इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिनेमा. धुरंधर कितना रियल है, जो दिखाया गया है जो फिल्म में, क्या रियल में वो सब ऐसे ही था कि इसको ड्रामेटाइज किया गया है? बोथ आदित्य दर एंड आई बिलोंग टू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी. हमने आतंकवाद को, टेररिज्म को अपनी आंखों से देखा है. जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म में ब्रूटैलिटी है, वायलेंस है, इतना ज्यादा आपने मारकाट दिखाई है, अरे भाई ये तो सच्चाई है. हम आतंकवाद का समर्थन थोड़ी ना कर रहे हैं. जो आतंकवाद की ब्रूटैलिटी है, क्या वो तो दिखानी नहीं पड़ेगी. कौन है ये जसकीरत सिंह रांगी? हु इज द रियल लाइफ पर्सन जहां से ये हमजा अली मजारी का कैरेक्टर आया? हमजा का जो कैरेक्टर है, या जसकीरत इसको मैं बोलूं, आई थिंक 2017 या 18 की घटना होगी. मैंने अपना रिपोर्टर दाऊद के घर भेजा. व्हाट आर यू सेइंग? ये लोगों को पता नहीं है. पाकिस्तान में हाँ. कराची. एक तो उनका घर है व्हाइट हाउस, दूसरा इनका घर है 37 नंबर स्ट्रीट 30 फेज 5 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची, 617 CP बेरार सोसाइटी ब्लॉक 7-8 कराची. इंडियन एजेंसीज को पता तो है कि दाऊद कहाँ है. एक पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा है? मुझे लगता है कि Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. जिस हिसाब से लेयारी को दिखाया गया है, द गैंगलैंड, जहां पे गैंगस्टर्स रहते हैं, एंड दे आर वायलेंट, ब्लडी वायलेंट, जिस हिसाब से वायलेंस दिखाई गई है, तो क्या मंजर था लेयारी का? क्या रियलिटी में लेयारी ऐसा ही था? वर्चस्व जो है पूरी तरीके से कराची में गैंगस्टर्स का चलता था. अब चाहे वो रहमान डकैत हो जो कसाईनुमा मौत देता है, चाहे वो उज़ैर बलोच हो जिसने फुटबॉल खेला सर के साथ. ब्रूटैलिटी के अलग अलग लेवल्स हैं. तो ये तो एक रियलिटी है जो आपको दिखी है. खनानी ब्रदर्स जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं फिल्म में, वो कैसे ऑपरेट करते थे? नंबर 1. नंबर 2, इतने बड़े पैमाने पे अगर वो काउंटरफिट करेंसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको प्लेट्स कहाँ से मिली? There was a political figure knowingly has helped Khanani brothers and the Pakistan ISI in this project. That's a big one. It is a big one, but that's a reality also. Do you think Indian politicians would have links with ISIs? 100%. 26/11 का हमला हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि जो मेजर इकबाल बताए गए, उनका जो माइंडसेट, जो जिहादी माइंडसेट दिखाया गया है कि मैंने हिंदुस्तानी की गर्दन काट के मुशर्रफ के दस्तरखाने पे रखी थी, दूसरे हिंदुस्तानी की गर्दन लटकाऊंगा मैं मुरीदके की मीनार पे. डू यू थिंक ये मजहबी जिहाद है वहाँ का? वहाँ पर रियलिटी ये है, जो मजहब की आप बात कर रहे हैं ना, वो मजहब एकदम दिमाग में कूट कूट के उनके भरा गया है. तो वो इनग्रेन्ड है. आप एक इस्लामिक कंट्री हैं, आपका इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आपका जिहाद है, आपकी कुरान है, वही आपको पढ़ाया जा रहा है. अजीत दोवाल सर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है फिल्म में, या कोई भी कैरेक्टर जो अजीत दोवाल सर से इंस्पायर्ड हो या उन पे बेस्ड हो, ही ऑलवेज सीम्स टू हैव एन अपर हैंड. बीट अ सिचुएशन, नेगोशिएशन, कोई ऑपरेशन हो, वो हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रहते हैं. तो व्हाट मेक्स हिम सो इनविंसिबल? सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है. We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि सरकार के लिए भी ये डिफिकल्ट होगा टू फिल इन हिज शूज, because his image is so big now, and who will replace him? There's nobody who can replace him. और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है, जो मैं मानता हूँ, अचानक मुझे डोवाल साहब की PPS का फ़ोन आया. तो उन्होंने मुझे बताया कि डोवाल साहब बात करना चाहते हैं. तो बोला अरे कॉल. दिस इज अनबिलीवेबल. फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को एक सीक्रेट तुम्हें बताना है. मैंने कहा क्या? बोला हमने. Aditya bhai, welcome to the Jay Thadeshwar show. Thank you very much. Again, good to see you here. This is our second interview, and first one was the highest watched
पॉडकास्ट ऑफ माइन। I was stunned. 2 million views. 2 million Who would views. have believed that would Yeah. happen? Operation Sindoor था तो लोगों को Yes. इंटरेस्ट था इंडियन आर्मी के बारे में जानने में, Right. and I'm glad that people loved it. राइट, बट ऑल क्रेडिट्स टू यू। आपकी जो डिटेल्स, आपके जो इंसाइट्स है, आपके जो सोर्सेज है जहाँ से आपको बातें मिलती है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी क्रेडिबल, वेरी एस्टैब्लिश्ड। आज कुछ ऐसी बातें करेंगे। आज बात करेंगे धुरंधर की। आप धुरंधर में रिसर्च कंसल्टेंट रह चुके हैं फॉर बोथ द फिल्म्स, एंड आई एम श्योर धुरंधर की जो डिटेल्स के बारे में लोग बात करते हैं, पीक डिटेलिंग की जो रील्स वायरल होती है, आई एम श्योर यू हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इंश्योरिंग कि वो पीक डिटेलिंग रहे। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान की लियारी से। लियारी में जो हमने देखा कि लियारी में जो गैंग वॉर्स होते थे, जो गैंगस्टर्स थे बड़े बड़े, जहाँ से ड्रग के एम्पायर चलते थे, और कहा जाता है कि लियारी में सिर्फ गैंग्स नहीं, हुकूमत चलती थी, कि पाकिस्तान पे अगर राज करना हो तो पहले कराची पे आपका कब्जा होना चाहिए, और अगर कराची पे राज करना हो तो लियारी के आप बादशाह होने चाहिए। तो लियारी का जो मंजर दिखाया गया है, रियल में वो ऐसे था क्या? जस्ट डिस्क्राइब लियारी एंड द गैंगस्टर्स ऑफ लियारी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो लियारी का बलोच गैंग हो, चाहे वो जो रहमान डकैत की हम बात करते हैं, चाहे वो अशरफ का गैंग हो, चाहे वो कोई और गैंग हो, उसका जो ग्रोथ और उसका जो एक ये है, और कराची इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सिमिलर टू बॉम्बे। आप बॉम्बे में देखिए, दाऊद इब्राहिम हो या बाकी गैंगस्टर्स हो, उनका भी जो ग्रोथ पैटर्न रहा, उसके बाद दाऊद इब्राहिम जो है दुबई के रास्ते पाकिस्तान ही चला गया पूरी तरीके से, और अब कई सालों से, दशकों से वो पाकिस्तान में रह रहा है। कराची में तो कराची में गैंग्स का जो रहन सहन है, उनका जो कंट्रोल है, वो हमेशा से रहा है, कई सालों से, दशकों से वहां पर रहा है, और उनका जो है पॉलिटिकल पावर पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल है। और आज भी, अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज भी आप देखते हैं कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों पे वहाँ गोलीबारी चल रही है, आपस में गैंग वॉर हो गया, पुलिस और जो है गैंग्स के बीच में ये हो गया। इसमें बहुत बार इन्फ्लुएंस होता है बलोच का। एक आपको पता ही है कि बलोच का रेबल मूवमेंट अपना चल रहा है, तो उनका इनसे डायरेक्ट वैसे कोई लेना देना नहीं है। बलोच रेबल मूवमेंट इज वेरी इंडिपेंडेंट, चाहे वो BLA हो, चाहे वो बलोच यकजहती कमेटी हो, बाकी लोग हों, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, वो अलग है। लेकिन बलोच गैंग्स भी यहाँ पर जो है कराची में बहुत एक्टिव हैं। उसके बाद आप देखते हैं जो अफगान है, अफगान का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर होता है। अभी आप देखिए कि लाल किले पे बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आई थिंक 10 नवंबर था, और करीबन 10 से 12 लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, करीबन 30 लोग घायल होते हैं। अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक वैसा ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है, उसमें 10 लोग से 12 लोग मारे जाते हैं और लगभग 30 लोग इंजर्ड होते हैं। क्या आपको पता था इसके बारे में? ऑनेस्टली मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, लोगों को नहीं पता। नो, आई हर्ड अबाउट द ब्लास्ट अ वीक लेटर। हाँ, मुझे ये नहीं पता था कि वो नेक्स्ट डे ही हुआ था। एग्जैक्टली। हाँ. तो 24 घंटे में ये ब्लास्ट हुआ, और बताया गया कि ये कोई अफगान या कोई पश्तून या कोई तहरीक तालिबान का कोई था। हाँ. अब ये संयोग की बात है कि 24 घंटे लाल किले पे हमले के बाद इस्लामाबाद में ये होता है। क्या ये टिट फॉर टैट था? क्या ये कुछ और था? मुझे नहीं पता। मैं सवाल रेज कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ, और इस्लामाबाद में हुआ, हाई कोर्ट के बाहर हुआ। ये कोई ऐसा नहीं कि कहीं दूर POK में हो रहा है या सिंध में हो रहा है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, राइट। एंड सो अफगान्स, बलोच आर वेरी एक्टिव, एंड ऐसा नहीं है ये पाकिस्तान की थ्योरी है कि भाई इंडिया जो है अफगानिस्तान के अफगान पश्तून्स के साथ मिला हुआ है, इंडिया जो है बलोच के साथ मिला हुआ है। ये तो आप मनगढ़ंत कहानियाँ कहीं भी सुना सकते हैं, वो दूसरी बात है। बट द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि बलोच और अफगान और पश्तून पाकिस्तान से परेशान है, पाकिस्तान के पंजाबियों से परेशान है। पाकिस्तान में किसकी हुकूमत चलती है? पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी में कौन है? सिर्फ पंजाबी है। पंजाबी पाकिस्तान सुन्नी है, शिया भी नहीं है, सुन्नी है। तो ये रियलिटी है पाकिस्तान की, और ये रियलिटी है गैंग्स की वहाँ पर। और गैंग्स की भी जो साठगांठ है, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो या पॉलिटिशियन हो, वहाँ के पूरी तरीके से उस पर। धुरंधर कितनी रियल है? हाउ मच ऑफ व्हाट वी हैव सीन इन धुरंधर इज एक्चुअल, रियल? जी, मैं आपको ये कहूँ कि धुरंधर इज़ कम्प्लीटली इंस्पायर्ड बाय रियल स्टोरीज, और ये ऐसी रियल स्टोरीज हैं जो लोगों को पता नहीं चलती, क्योंकि वी आर स्पीकिंग अबाउट कोवर्ट ऑप्स, और कोवर्ट ऑप्स जो हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी दूसरे देश में अगर ऐसे हो रहे हैं, ये कभी भी आप क्लेम नहीं करते। एक रेयर होगा कि इजराइल जो है वो बड़ा ही पब्लिकली और ओपनली ऐसे ऑप्स करता है। उसमें भी मोसाद के बहुत ऑपरेशंस रहते हैं जो वो पब्लिकली कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन इसमें
अजब बात यह है कि पिछले कुछ सालों से एक ट्रेंड चला है अननोन गनमैन का। यस, अननोन मैन। ये अननोन गनमैन कौन है या अननोन मैन कौन है? तो हमने सोचा कुछ साल पहले कि इसकी कहानी सामने लाए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि 2022 में मैं एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता हूँ और मेरा पहला या दूसरा दिन ही होता है दफ्तर में। मैं अपनी डेस्क पे बैठा हुआ हूँ और मुझे कहीं एक सोर्स से फ़ोन आता है, इंडियन एजेंसी से, और वो मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान में एक जाहिद अखुंद करके एक बंदा है जो मारा गया है। राइट। तो आप इसको पता करिए, वो कारपेंटर है। राइट। तो मतलब कहाँ मारा गया है? तो बोला जी कराची में मारा गया है। तो मैंने न्यूज़ देखी, न्यूज़ में कहीं मिला नहीं मुझे। एक जगह कहीं पे मुझे जियो न्यूज़ या कहीं पे मिला, जो बाद में डिलीट भी कर दिया गया। राइट। जिसमें बताया गया कि हाँ एक कोई गनमैन आए, इसका सीसीटीवी फुटेज भी है, और एक क्रेसेंट फर्नीचर करके कराची में है, वहाँ पर 2 लोग आए, बंदे को मारा और चले गए। राइट। इसके बाद मुझे डेड बॉडी का फोटोग्राफ मिला, जिसमें एक बुजुर्ग टाइप हो सकता है 60s में या 70s में है, दाढ़ी करके है, उसको जो है मार दिया गया है। मुझे 2-3 दिन लगे इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करने में। मैंने अपने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो दोस्त हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने पता किया, तो उन्होंने बोला कि यार लोकल जो हमारे लोग हैं वो सब कह रहे हैं कि हाँ हुआ तो है, लेकिन सारे चैनल्स को इंस्ट्रक्शन है कि आप ये न्यूज़ रिपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों, मतलब ये तो नॉर्मल क्राइम वाली घटना है। बोला यार ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा जाहिद अखुंद करके बंदा है, कारपेंटर था, इसका खुद का फर्नीचर शॉप्स था, क्रेसेंट फर्नीचर करके, बट ही हैज़ बीन किल्ड। है ना, अननोन है, कोई पता नहीं है कौन है क्या है। 2 लोग आए बाइक पे, सीसीटीवी पे दिख रहा है, और ख़त्म। अब 2-3 दिन मैं देख रहा हूँ यार जाहिद अखुंद, मेरे को नाम पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कौन है। फिर धीरे धीरे जब मैंने और सोर्सेज से बात की, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, बोला कि ये जाहिद अखुंद तो है, लेकिन इसका असली नाम है ज़हूर मिस्त्री। तो मैंने ज़हूर मिस्त्री सर्च किया, और ज़हूर मिस्त्री मुझे पता चला इज द हाईजैकर ऑफ IC-814 जो 25 साल पहले हुआ था। राइट। जो नेपाल काठमांडू से जो है हाईजैक हुआ था हमारा इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट, और वहाँ से वो अमृतसर गया, अमृतसर से दुबई गया, दुबई से फाइनली वो अपना कांधार गया। राइट। कांधार में नेगोशिएशंस हुए, और 3 इंडिया के जो सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट हैं, जिसमें मौलाना मसूद अजहर भी है, और उनको छोड़ा गया। और उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ। मसूद अजहर की जो कहानी वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद की स्थापना उसने बालाकोट से की। बालाकोट पे कई साल बाद हमने 2019 में हमला भी किया। राइट। और एक आतंकवाद का नया चैप्टर उसके बाद जो है IC-814 से शुरू हुआ था। राइट। राइट। तभी धुरंधर की शुरुआत भी, मैं अब स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, लेकिन पहली फिल्म की जो शुरुआत हमने की है, और इस फिल्म की जो मेन स्टोरी है वो मैंने दी है, वो शुरुआत की और एंड की आप देख सकते हैं। ओके। जो ज़हूर मिस्त्री से शुरू होता है, जिसमें आप वो इंडियन एक्टर को देखते हैं, वो अजीत डोवाल, अजय सान्याल जो हैं, उनके साथ आते हैं और बोलते हैं जब पड़ोस में रहते गुदेबर का जोर लगा लो। हाँ, ये डायलॉग है। और उसके बाद वो फ्लाइट में भी वो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, जय हिंद का लगाते हैं, वंदे भारत का लगाते हैं, लेकिन वहां से लोगों का रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि पीछे वो ज़हूर मिस्त्री खड़ा होता है। और ये रियल घटना है। ये मिस्टर डोवाल ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा हुआ था, मैंने स्लोगन दिया और लोगों ने स्लोगन नहीं दिया, और पीछे वो लोग जो है खड़े हुए थे वहां पर। और एंड जो है, मैं बार बार ये कहता हूं कि इतने 25 सालों में IB चीफ से लेकर वो NSA बने हैं, पिछले करीबन 11-12 साल से वो NSA हैं, और उनके तो मन में हमेशा रहा होगा कि भाई अगर मेरे पास 24 घंटे या 48 घंटे और रहते तो मैं तो कोशिश करता ये आतंकवादी छूटे ना। बट आपको लगता है 24 घंटे में वो कर पाते थे? कर पाते हैं। पता है हुआ क्या उस वक्त, और मैं ब्लेम भी नहीं करूंगा लोगों को, जितने भी लोग वहां पर IC-814 में थे, इनोसेंट इंडियंस थे, उनके परिवार वाले शॉक में थे। उनके परिवार वालों से गवर्नमेंट से जानकारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट भी हड़बड़ी में थी। क्योंकि गवर्नमेंट से मेरे आमतौर पे मानना है कि अमृतसर पे ही वो एयरक्राफ्ट को रोक देना चाहिए था। चाहे वो PMO हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा लैप्स रहा कि अमृतसर में या तो पुलिस ने वहाँ पर खुद से कंट्रोल नहीं किया, वो अगर टायर्स पे ही गोली चला देते, कुछ ऐसा करते कि एयरक्राफ्ट को इनमोबाइल कर देते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रेशर हुआ उस वक्त, पता है क्या, वहाँ पर जसवंत सिंह उस वक्त जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और लोगों ने एकदम अटैक ऑलमोस्ट कर दिया वहाँ पर, अंदर आ गए, इसकी फुटेज है। और लोग आ गए सामने, और लोगों ने बोला कि आप हमें जवाब दीजिए, हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो प्यारे लोग हैं, वो वापस कब आएंगे। तो इस प्रेशर के चलते गवर्नमेंट ने बोला कि आप जल्दी करिए,
पहले जो डिमांड थी वो लगभग 36 टेररिस्ट की थी कि आप उनको लाइए और कई करोड़ रुपए जो है आप दीजिए। इसको हटा के फिर 3 टेररिस्ट पे आया, मसूद अजहर, एक उमर करके और एक मुश्ताक लटरम। और इनमें से उमर और मसूद अजहर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़े आतंकवादी हुए। उमर ने जो है डैनियल पर्ल, जो एक जूइश, एक आई थिंक वॉल स्ट्रीट जर्नल या किसी अमरीकी अखबार के जर्नलिस्ट थे, उनको किडनैप किया और उनका गला काट दिया पूरी तरीके से। ये बहुत बड़ी जो है न्यूज़ भी बनी थी। आज भी डैनियल पर्ल फाउंडेशन चलती है और उनका परिवार जो है हर साल वो दिन मनाता है। लेकिन ये आतंकवादी बहुत बड़ी घटना थी। तो मुझे लगता है कि उनके मन में ये हमेशा रहा होगा कि ये अगर 24-48 घंटे और होते तो वो कुछ ना कुछ तो कर दिखाते हैं। राइट। तो आपको लगता है इन्फिल्ट्रेशन इन द अंडरवर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान, ISI, वो IC-814 के इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ? तब अजीत डोवाल जी ने डिसाइड किया कि अभी तो ये करना ही पड़ेगा, और उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन शुरू या उसके पहले से होता रहा होगा? देखिए, ना तो मैं RNAW में हूँ, ना तो मैं अजीत डोवाल जी के ऑफिस में हूँ, ना मैं इंडियन इंटेलिजेंस के संपर्क में हूँ इस तरीके से कि वो मुझे बताएं कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी भी घटनाएं ये घटी हैं पिछले करीबन 5 सालों में, 10 साल भी नहीं मैं कह रहा, 15 साल भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 5 साल में। और इसके कुछ मैं आपको कैरेक्टर्स बता दूं। जहूर मिस्त्री का तो मैंने आपको बताया ही, IC-814 का हुआ। और उसके अलावा आप देखिए मोहम्मद रियाज को रावलाकोट पाकिस्तान में 8 सितंबर 2023 में मारा जाता है ना। ये इसके बाद शाहिद लतीफ़ सियालकोट अक्टूबर 2023 में। और इसका जो है सिर्फ हम ही नहीं रिपोर्ट कर रहे, या पाकिस्तान में ही नहीं रिपोर्टिंग हो रही, इंटरनेशनल रॉयटर्स और बाकी लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अननोन गनमैन ने किलिंग की है। परमजीत सिंह पंजवार, लाहौर में 2023, अल जजीरा भी रिपोर्ट करता है और बताता है कि भाई अननोन गनमैन ने किया है और पाकिस्तानी सरकार ने इसे बताया था कि आपकी लाइफ पे थ्रेट है, कुछ ना कुछ होने वाला है। बशीर अहमद पीर, इसको इम्तियाज़ आलम से भी जाना जाता है, रावलपिंडी फरवरी 2023 में इसको मारा जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन का ये पुराना कमांडर था। सलीम रहमानी पाकिस्तान में जनवरी 2022 में इसको मार दिया जाता है। इसके बाद अमीर सरफराज तांबा लाहौर में अप्रैल 2024 में। अदनान अहमद अबू हंजाला, मुफ्ती कैसर फारूक, ऐसे कई नाम हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 2021 और 2026 के बीच में करीबन 30 ऐसे नाम हैं जिसको अननोन गनमैन ने मारा है। अब ये तो आपको अननोन गनमैन के साथ पॉडकास्ट करना पड़ेगा बताने के लिए कि इसके पीछे कौन है, ये साजिश कैसे हुई, कब शुरू हुआ और ये कब हुआ। राइट। मैं जहूर मिस्त्री का इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट किया। राइट। जब मैंने जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था उस वक्त जब मेरे को ये चीज़ें तथ्य पता चले, मैंने पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई अपने नेटवर्क पे, और मेरे को कोट करते हुए बहुत बड़े अखबारों ने, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर नेटवर्क 18 बाकियों ने, सब ने मेरे को कोट किया, मेरी रिपोर्ट को, और खबर चलाई। इसके बाद अगले 2 महीने में मैंने और सोर्सेज से बात की और एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। और डॉक्यूमेंट्री उस अननोन गनमैन पे थी कि भाई ये कैसे हुआ, कराची में कैसे हुआ, और इसके पीछे क्या क्या कुछ राज हैं। और उसके बाद आदित्य के साथ मैं ऑलरेडी टच में था। हुआ ये था कि 2016 या 17 के आसपास की घटना है, आई थिंक 17 की घटना है, कि मैं बॉम्बे में ड्राइव कर रहा था। एक स्टोरी थी कर्नल पुरोहित को लेकर। मैं उनको कोर्ट से जो है जमानत मिली थी, वो रिहा हुए थे, तो मैं उनसे मिलने गया हुआ था। तो मैं रास्ते में गाड़ी में चल रहा था, तो अचानक आदित्य ने मुझे फ़ोन किया। हम फेसबुक पे कनेक्टेड थे कई सालों से। तो आदित्य ने बोला, अरे कैसे हो तुम, हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, तो मैंने सोचा मैं आपसे कुछ मदद लूँ। तो मैंने बोला बताइए प्लीज़। तो उन्होंने बोला मैं आर्मी के ऊपर कोई फिल्म बनाना वाला हूँ, तो मुझे आर्मी के साथ आप जो है कांटेक्ट करवाइए। तो मैंने हाँ कोई बात नहीं, मैं संपर्क है ही, आप ये लीजिए नंबर, आप बात कर लीजिए। वो आखिरी दिन था, बात हो गई। उसके 1 साल के बाद, एग्जैक्टली 1 साल के बाद उन्होंने मुझे संपर्क किया और बोला मैंने एक फिल्म शूट की है और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगी। तो मैंने ठीक है देखते हैं। और वो फिल्म थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज पार्ट ऑफ द सेम कम्युनिटी, बोथ मीडिया एज वेल एज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, तो मैंने हेल्प किया। और आई वाज सो थ्रिल्ड एंड हैप्पी दैट हियर इज अ फिल्म मेकर जो नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख रहा है, जो कोई ऐसा, चाहे उसके ऊपर अटैक हो, पॉलिटिकल अटैक हो, वो उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, कन्विक्शन के साथ आगे काम रख रहा है। और उरी आपने देखा, हाउस द जोश जो है पूरा एकदम नेशनल एंथम बन गया बुरी तरीके से।
तो उसके बाद जब ये बार बार हमारी बात होती थी, वो मेरे को कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि हम साथ में काम करें। हो नहीं पाता था क्योंकि मेरा भी लाइफस्टाइल और काम जो है अलग तरीके का है, उनका एकदम ही अलग तरीके का है फिल्म इंडस्ट्री, और वो बॉम्बे में है, मैं दिल्ली में हूँ। तो फाइनली उन्होंने मुझे बताया कि आर्टिकल 370 को लेकर हम कुछ काम कर रहे हैं, और आपको पता है कि हमने आर्टिकल 370 को पिछली बार भी बात की थी। तो उसमें गवर्नमेंट ने मुझे एक कुछ टाइम के लिए कंसल्टेंट एक रखा था और पूछा था कि क्या करना चाहिए। तो आर्टिकल 370 में थोड़ा बहुत मैंने कंसल्ट किया, हेल्प किया, बताया कैसे क्या हो सकता है। और जब ये डॉक्यूमेंट्री मेरी बनी और उन्होंने देखी तो उन्होंने बोला कि यार इस पे तो फिल्म बननी चाहिए। आई थिंक वो ऑलरेडी एक स्पाई थ्रिलर पे काम कर रहे थे, और उनको स्पाई थ्रिलर को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ये ज़हूर मिस्त्री का पेग और पूरा स्टोरी मिल गया। तो तब से हम संपर्क में रहे। तो उन्होंने बोला आप जो है अब तो आप ऐसे ही काम कर रहे हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन एनीथिंग, आप ऑन पेपर रोल आप सामने आइए ऑन रोल्स, और आप एज ए रिसर्च कंसल्टेंट आइए धुरंधर के लिए। तो मैंने ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हम आते हैं साथ में। तो तब से जो है 2022 से आप समझिए 2022 के एंड से अब तक ये पूरा रिसर्च चला। और आप देखिए उनका खुद का विजन आदित्य दर का कितना स्ट्रांग रहा होगा, कन्विक्शन, उनका पैशन, कि इतनी जबरदस्त फिल्म वो बनाए। और जो ये अटैक्स होते हैं लोगों के जो कहते हैं प्रोपेगेंडा एटसेट्रा, वो आप देखिए तो बंदा कौन है, उसका दूर दूर तक बीजेपी आरएसएस से कोई लिंक कोई लेना देना नहीं, उसका सरकार से कोई लिंक नहीं है, उसका 20 साल की मेहनत है पीछे। आप उसका देखिए, वो लिरिसिस्ट है, वो राइटर है, वो डायरेक्टर है, उसने कितनी फिल्म्स में एज एन एडी काम किया है, कितने प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम किया है, कितनी मेहनत की है, लगन की है। दिल्ली से बॉम्बे गए अपने बलबूते पे, और फिर जाके ये ऐसा हुआ। ये ऐसा नहीं कि आप कोई स्टार किड हैं, नेपो किड हैं, और आपको जो है प्लेटर पे सब कुछ मिल गया, आप पैदा ही जो है गोल्डन स्पून के साथ हुए थे और आपको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत की, और आज सामने है जो देखने को मिल रहा है। रहमान डकैत की बात करते हैं, जिस हिसाब से फिल्म में उसको दिखाया गया है कि उसकी दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, उसको एक बार धोखा दिया तो ऐसी मौत मारेगा कि एक मिसाल बन जाएगी। जिस हिसाब से वायलेंस दिखाया गया है, जैसे वो लोगों को मारता है, जिस हिसाब से उसका खौफ था पूरी लियारी में, इनफैक्ट पूरे कराची में, रियल में कैसा था वो? मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा, आप पाकिस्तान की मीडिया में जाइए या पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे जाइए, आप वहाँ लोगों का देखिए कि क्या इंटरव्यूज लोग दे रहे हैं। इनफैक्ट इवन असलम चौधरी, जिनका कैरेक्टर संजय दत्त ने बखूबी निभाया, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया और ये भी बोला कि मैं और मेरे पति, जाके असलम चौधरी संजय दत्त के फैन रहे हैं। और मैं तो कहूंगी वो एकदम वैसे ही दिख रहे हैं और एकदम जो उनका कैरेक्टर था वैसे ही निभाया है। आप लियारी के लोगों से पूछिए कि जो सेट था या जो फिल्म में दिखाया, क्या वो लियारी जैसा दिख रहा है, क्या वो कराची जैसा दिख रहा है? वो कहेंगे हूबहू। और इनफैक्ट मैं तो आपको इतना भी कहूँ कि अभी मैंने एक वीडियो शेयर किया अपने एक्स पे, जो पाकिस्तान से आया, एक कोई यूट्यूबर है वहाँ पर, उन्होंने एक शख्स का इंटरव्यू किया लियारी में और पूछा कि कैसी लगी आपको फिल्म, क्या हुआ, आपका क्या रिएक्शन है? तो उसने बोला, अरे भाई साहब आपको पता नहीं है, ये जो आदित्य दर हैं या रणवीर सिंह हैं और संजय दत्त हैं, ये रोज सुबह 4 बजे लियारी आते थे कराची और वहां पर जो है पूरा शूट करते थे। ये पूरा लियारी कराची में शूट हुआ है। इतना वहां पर जो है फोकस है फिल्म को लेकर। इसका मतलब क्या है कि जो सेट डिजाइन, जो प्रोडक्शन, जो स्टोरी टेलिंग, जो फिगर्स, जो कैरेक्टर्स उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, वो हूबहू लियारी कराची के हैं। तो इससे बड़ा आपको क्या जो है सर्टिफिकेट मिलेगा कि लियारी कराची के लोग खुद एंजॉय भी कर रहे हैं फिल्म और कह रहे हैं भाई ये तो हमारी खुद की है, और खुद के फिल्म मेकर्स को गालियां दे रहे हैं कि भाई आपको बनानी चाहिए थी लियारी के ऊपर पिक्चर, हम पैसा कमाते हैं, हमारी इकोनॉमी को जो है झटका नहीं लगता। और यहाँ पर आदित्य दर है, एक कश्मीरी बम्बई में वो फिल्म बना रहे हैं। तो रहमान डकैत का एक्चुअली कैरेक्टर जो है बहुत शार्प, बहुत कसाईनुमा और बहुत ही ज्यादा डेंजरस इस वे में था कि वो जब मारता था या उसका जो थॉट प्रोसेस चलता था, इट वाज एट अनदर लेवल। तो वैसा ही वो कैरेक्टर है। और अक्षय खन्ना ने तो एकदम ही क्या जबरदस्त, मुझे लगता है, नो डिसरिस्पेक्ट टू अक्षय खन्ना, बट उनका एक रीबर्थ हुआ। आई हैव ऑलवेज लव्ड हिम एंड ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। मतलब वो उनको ये जैसे
बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स को बॉलीवुड में छपास की बीमारी है कि सब टीवी पे आना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे होना चाहिए, कोलैब, पैसे, ये वो. अक्षय खन्ना इज वेरी रिलैक्स फिगर, जितना मैं समझ पाया हूँ. He keeps a low profile, very low key person. वेरी लो प्रोफाइल. आपने सारे 10 साल में एक इंटरव्यू उनका देखा होगा. तो इसके बाद भी मुझे लगता है जो आदित्य ने भी किया इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन बॉलीवुड. धुरंधर आई, क्या आपने एक भी इंटरव्यू टॉप स्टारकास्ट का कहीं देखा? नहीं देखा. क्या आपने आदित्य दत्त, रणवीर, अक्षय खन्ना, संजय दत्त कहीं पे भी देखा? इनफैक्ट मैंने उल्टा नोटिस किया है, उनकी पोस्टिंग फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है. हाँ, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है. और ये अभी नहीं है कि पीआर वालों ने उनको एडवाइस किया हो कि भाई ऐसा करना, ऐसा मत करना, ऐसा कुछ नहीं है. 3 साल पहले जब मेरी आदित्य से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस फिल्म और आप देखना ये फिल्म जो है जबरदस्त काम करेगी. सो ही वाज सो पैशनेट. मतलब आप देखो ना, 20 साल 25 साल जिस बंदे ने लगाए हैं और उसको बहुत झटके भी लगे हैं. मतलब आपको पता नहीं कि उरी से पहले जब वो एक फिल्म बनाने वाले थे, आई थिंक वो कैटरीना कैफ और एक और एक्टर्स के साथ थी, और उरी का जो है हमला हो गया, पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन कर दिया गया, तो वो फिल्म नहीं बना पाए. उनको करियर को बहुत बड़ा एक झटका लगा. और उसके बाद उन्होंने ठानी कि मैं उरी के ऊपर ही पिक्चर बनाऊंगा. और क्या जबरदस्त गजब पिक्चर बनाई. सो दैट इज हाउ फेट वर्क्स. और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, दिल्ली से. यहाँ पर द्वारका में वो रहते हैं, पेरेंट्स उनके हैं. तो जिनको मैं जानता हूँ, मेरे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स को जानते हैं. बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, एकेडमिक. उनकी मदर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में रही हैं. तो मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर अगर दिल से काम करे और अपने दिमाग से भी काम करे और पैशन से काम करे, तो तब धुरंधर निकलता है. ये कोई भी आप प्रोड्यूसर जो है 100 करोड़ या 1000 करोड़ लगा ले या कोई भी एक्टर उसमें आ जाए, वो नहीं कर सकता. पैसों के लिए काम करने वाला धुरंधर नहीं बना सकता. दैट इज फॉर श्योर. बिल्कुल भी नहीं. आप देखिए ना, आप ये भी नोटिस कीजिए, जो मेरे को बिल्कुल झिझक नहीं है बोलने में, कि जब ये फिल्म आई बॉलीवुड में एक सन्नाटा सा था. जितने भी की बड़े प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, और जिसको बहुत लोग बॉलीवुड माफिया भी कहते हैं, वो लोग सामने नहीं आए. उन्होंने बिल्कुल भी जो है एकदम कन्नी काट दी, सपोर्ट नहीं किया, चुप रहे और एकदम कोशिश की कि आदित्य को आइसोलेट कर दें. इनफैक्ट मेरे खुद के कुछ दोस्त हैं, उनको शायद बुरा लगेगा ये पॉडकास्ट सुनते हुए, उनका नाम नहीं लूंगा, वो मुझे मिले और दिस वाज जस्ट ऑन मे बी 24 आवर्स आफ्टर धुरंधर वाज रिलीज्ड. तो लोग पल्स नहीं समझ पा रहे थे धुरंधर का. तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे यार देखो, इसने 300 करोड़ लगा दिए इस फिल्म में, कितना बेवकूफ़ है. मतलब कुछ कर लेता, दिमाग लगा के कर लेता, 300 करोड़ लगा देते. मतलब मेरे को तो बिल्कुल ही इस पे तरस आता है कि ऐसे लोगों का मैंने सुना है वर्जन. और बोला कि अरे 300 करोड़, मैक्सिमम 150 करोड़ भी ये बना ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये हो जाएगी. एंड द सेम पर्सन on next Friday said, बॉस ये क्या हो रहा है, ये तो सुनामी आ गई है बॉलीवुड में पहली बार. आप देखिए ना जय, इन लास्ट 75 years, ठीक है, शोले आई होगी या DDLJ आई होगी जो बहुत सालों तक चली, उसका जो ग्रिप है, उसका जो इम्पैक्ट है लोगों में रहा. लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे एक मात्र ऐसी फिल्म रही है जिसमें करिश्मा कर दिया है. लगभग 1500 करोड़. ऑलरेडी नंबर वन ग्लोबली. और उसके बाद इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स. मैं बार बार कहता हूँ, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है. आप सिंपल सोशल मीडिया पे जाइए, आप चैटर देखिए धुरंधर को लेकर क्या है. एवरी फोर्थ रील इज धुरंधर और एवरी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट इट. यू नो, मैंने एक चीज यहाँ पर मुझे याद है, लास्ट शूट चल रही थी धुरंधर की, अपना मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है दिल्ली में. वहाँ पर आदित्य ने मुझे बुलाया कि यार तुम आओ, तुम्हें मैं लास्ट शूट में ट्रेनिंग वाला सीक्वेंस चल रहा था क्या? नहीं, उसमें पार्लियामेंट अटैक का पूरा वो सीक्वेंस चल रहा था. तो लास्ट डे पे शूट चल रहा था पूरा. तो आर माधवन भी थे, हमने लंच किया साथ में. बहुत लंबी बात मेरी माधवन से हुई. एंड ही इज ऑल्सो एन अमेजिंग एक्टर, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी नेशनलिस्ट ऑल्सो. तो आदित्य के साथ मेरा माइंड ये हो गया, डाइवर्ट हो गया. Last shoot he called you and some discussion happened. We were talking about numbers. Some discussion happened with Aditya. And उन्होंने मुझे धुरंधर जो पार्ट 1 है, तब वो रिलीज नहीं हुई थी, उसका ट्रेलर दिखाया पहला, और बोला यू आर अमंग द टॉप फर्स्ट 3 people who are watching this trailer. तो मैंने देखा, तो मैं जब देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए. और पहली चीज जो मैंने उनको बोली, मैंने आदित्य यू नो समथिंग, दिस इज सच अ प्रोडक्ट विच विल कनेक्ट विद एवरी ऑडियंस. पहले तो
हर एज के इंडियन के साथ ये रिलेट करेगा, जिन्होंने आतंकवाद 30 साल पहले देखा है, जो आतंकवाद आज देख रहे हैं, जो जेन जी हैं, जेन अल्फा हैं, वो भी कनेक्ट करेंगे बिकॉज द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू हैव यूज्ड इट कनेक्ट्स विद देम. ब्यूटीफुली डन म्यूजिक, आई मस्ट से. So this was the first thing that, Yeah. और उसके बाद जब आर माधवन को भी ट्रेलर दिखाया, he said the same thing. He said कि बॉस this is going to connect with everyone. तो और वही हुआ. Yeah. आप आज देखिए हर तबका, हर एज ग्रुप, हर सोशल स्टेटस, everybody is watching धुरंधर, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार देख रहे हैं. Right. एंड दिस इज अक्रॉस आइडियोलॉजी. मैं बार बार कहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, मोदी का प्रोपेगेंडा, आप पहले फिल्म तो देखिए. आप क्रिटिसाइज करिए, फीडबैक इज वेलकम, क्रिटिसिज्म इज वेलकम, बट आप फिल्म देखिए, उसके बाद अगर आप लगता है तो फिर मैं आपसे माफी मांगू. मुझे ये भी लगता है आदित्य भाई कि जब भी कोई व्यक्ति इतनी अच्छी आर्ट बनाता है, बी इट फिल्म और एनी अदर एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, इट इज़ ड्रिवन बाय सम पर्सनल फीलिंग्स, सम डीप रूटेड फीलिंग्स. आप पूरी देखिए, आप धुरंधर फर्स्ट देखिए और धुरंधर द रिवेंज देखिए, जिस तरीके से ये फिल्में बनाई गई है, जिस तरीके से डिटेलिंग इसमें करी गई है, जिस हिसाब से मतलब लगता है कि he doesn't want even a single detail to be missed out. He doesn't want even a single character to be missed out. उनको हर एक इवेंट दिखानी है, इसलिए तो वो 4 घंटे की फिल्म बनी. तो ये पैशन, ये कन्विक्शन, ये ड्राइव कोई तो डीप रूटेड पर्सनल इमोशन से आता है, ऐसा मुझे लगता है. राइट, आपने आदित्य धर के साथ काम किया है पर्सनली. डू यू फील दैट इज ड्रिवन बाय समथिंग एल्स, सम डीप रूटेड फीलिंग्स दैट ही हैज नॉट एक्सप्रेस्ड येट एक्सेप्ट फॉर हिज आर्ट? बिल्कुल आपने सही ऑब्जर्व किया. पहली चीज़ तो यही है कि पैशन. मैं हमेशा बार बार अपने जहाँ पर भी लेक्चर्स देता हूँ, चाहे वो मीडिया रिलेटेड हों, नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड हों, मैं कहता हूँ कि बॉस, फॉर एनीथिंग दैट यू हैव टू डू इन लाइफ, देयर नीड्स टू बी पैशन एंड देयर नीड्स टू बी करेज ऑफ कन्विक्शन. चाहे आपको कितनी भी मुसीबतें आएँ, हर्डल्स आएँ, आपको उनको खुद पार करना है. कोई मसीहा नहीं आएगा वो करने के लिए. और आप अगर अपना दृढ़ संकल्प सामने रखेंगे तो कोई किसी की मजाल नहीं जो आपको रोक सके. मैंने क्या कभी सोचा था कि मैं इतना मतलब जर्नलिज्म में इतना कुछ कर पाऊंगा 18 साल में? मैंने क्या कभी सोचा था 18 साल बाद मैं फिल्म ऐसे में आऊँगा? मुझे लगता है कि पहले तो यही करेज ऑफ कन्विक्शन और पैशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आदित्य के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है. और दूसरा, यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ. ऐसा नहीं कि आपको 500 करोड़ मिल गए, 1000 करोड़ मिल गए, आपको हर जगह आपके चर्चे चल रहे हैं और आप बोलोगे अरे ये देखो, ये है मेरा जलवा, ये मेरा रसूख है, ये है, दिस इज़ माई रियलिटी, और मैं जो एलीट बन गया हूँ, कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, अरे तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है. ये बहुत लोगों का एटीट्यूड रहता है. मैंने मंत्रियों का देखा है, जो अभी मंत्री हैं, जो आज से 12 साल पहले मुझे पूछते थे कि कैसे बात करनी चाहिए मीडिया में, और आज वो आपका फोन नहीं उठाएंगे. अब मैं ये नहीं कह रहा वो मेरा फोन उठाएं ना उठाएं, आई डोंट केयर, पीपल चेंज, बट आप यू हैव टू बी हम्बल, राइट, यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ. और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है जो मैं मानता हूँ, बोथ आदित्य धर एंड आई बिलोंग टू कश्मीरी पंडित कम्युनिटी. हमने आतंकवाद को, टेररिज्म को अपनी आंखों से देखा है. जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई फिल्म में ब्रूटैलिटी है, वायलेंस है, इतना ज्यादा आपने मार काट दिखाई है, अरे भाई ये तो सच्चाई है. हम आतंकवाद का समर्थन थोड़ी ना कर रहे हैं. जो आतंकवाद की ब्रूटैलिटी है, क्या वो दिखानी नहीं पड़ेगी? राइट. जो पहलगाम की घटना हुई, जहां हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया, क्या वो रियलिटी नहीं है? क्या पार्लियामेंट अटैक जो हुआ, जिसमें लोगों को वहां पर मारा गया, हो सकता है उससे भी बड़ा आतंकवादी हमला होता अगर पार्लियामेंट के गेट्स बंद नहीं होते? क्या वो रियलिटी नहीं है? क्या जो पठानकोट में हमला हुआ, क्या पुलवामा में जो हमला हुआ, क्या वो ब्रूटैलिटी नहीं है? तो मैं उनको बार बार ये कहता हूं कि जो लोग अब जागे हैं पहलगाम के बाद और कह रहे हैं कि हिंदुओं पे चलो नहीं, उसमें तो एक मुस्लिम भी मारा गया था, ऐसा नहीं है. आप हिस्ट्री बुक्स तो पढ़िए. आप 1990 में देखिए कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हुआ, और बहुत लोग परेशान होते हैं कि आप कितनी बार बात करोगे कश्मीरी. अरे भाई, मैं रोज बात करूंगा. जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं रोज बात करूंगा. और लोग कहेंगे अरे आप तो विक्टिमहुड में, ये नहीं करते विक्टिमहुड में भाई. हमने किसी से भीख नहीं मांगी, हम अपने बलबूते पे जो बने हैं. ट्रू. और वही कामयाबी का सबसे बड़ा स्तोत्र है कि हम अपनी किताब में बिलीव करते हैं. हम बंदूक में बिलीव नहीं करते हैं. आपने हमें घरों से निकाला, आपने हमारे घर जलाए, आपने हमारे मंदिर जलाए, आपने हमें तबाह कर दिया. हम कैंपों में रहे जम्मू में, उसके बाद हम यहाँ पर आए. तो हमने बलबूते पे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से किया है. आदित्य धर ने, मैंने, हमारे परिवार ने, हमारे समुदाय ने. तो हमको किसी ने भीख नहीं दी.
हमें किसी ने ये नहीं बोला कि चलो आपको दुबई लेके चलते हैं, आलीशान बंगला देंगे, यूके में रहिए, अमेरिका में रहिए। जो हमने किया हमारी पढ़ाई से हुआ। तो ये है सच्चाई। तो ये जो लगन है, मेहनत है, कुछ कामयाब होने की जो अंदर ये चाह है, ये हमको यहाँ पर ले आई है। और इसके बाद मैं आपको कहूँगा, आज एनडीटीवी में मैंने इसके बारे में आर्टिकल भी लिखा। मेरी पहली टीवी की नौकरी थी 2013 में। मुझे रात को पता चला कि एक कोई इंडियन प्रिजनर है पाकिस्तान में, उन पे अटैक हुआ है। तो मुझे बोला गया मेरी असाइनमेंट ऑफिस से कि आप जल्दी से इंडिया गेट के पास एक क्वार्टर है, वहाँ पर एक महिला है जिनका नाम है दलबीर कौर, वो वहाँ रह रही हैं, आप उनके पास जाइए, उनका रिएक्शन चाहिए होगा क्योंकि वो उनकी बहन है जिन पे अटैक हुआ है। जिन पे अटैक हुआ था उसका नाम था सरबजीत सिंह। और सरबजीत सिंह की 4-5 दिन पहले की घटना है कि अटैक हुआ था, और अब पता चला था कि आईसीयू में है, ब्रेन डेड हो गया है, और कभी भी न्यूज़ आ सकती है दैट ही इज़ डेड। अब मैं अकेला जर्नलिस्ट वहाँ खड़ा हुआ हूँ बाहर, और अगले लगभग मिडनाइट के आसपास खबर आ गई कि पाकिस्तान इज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ही इज़ डेड। अब सरबजीत को 90 के आसपास पकड़ा गया था, और उसके ऊपर चार्ज लगाया था स्पाइंग का कि आप इंडिया के RNAW से कांटेक्ट में हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आपने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, एट्सेट्रा किए हैं। कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, लेकिन चार्ज किया था, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया था। अब वो प्रिजन में था, और ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि जरदारी जो राष्ट्रपति हैं उसको शायद क्लेमेंसी दे दें और उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन लश्कर का एक आतंकवादी है, वो एक गुट बना के लोगों को गया, इसके ऊपर अटैक किया जानलेवा, और अदमरा इसको छोड़ दिया। अब उस रात मैं दलबीर कौर के घर के बाहर खड़ा हुआ, और मेरे मन में, मेरी पहली टीवी की नौकरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर से ये आग लग रही थी कि ये क्या हो रहा है। और उस वक्त की सरकार कुछ इसमें जवाब नहीं दे रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। उसके अगले दिन बॉडी आ गई, उसका अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, स्टोरी का द एंड हो गया, ख़त्म हो गई। 2022 की जून के आसपास दलबीर कौर की मृत्यु हो गई अमृतसर में, और ख़त्म हो गया। ऐसी कहानी कुलभूषण जाधव की है। कुलभूषण जाधव जो हैं, अब ये जो लोग हैं, मेरी तौर से तो ये है इनोसेंट इंडियंस। आई डोंट थिंक देयर इज एनी श्रेड ऑफ एविडेंस अगेंस्ट देम टू बी अ स्पाई। बट इन द केस ऑफ कुलभूषण यादव, गवर्नमेंट ने फाइट दी थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। बहुत हरीश साल्वे रिप्रेजेंटेड इस केस, बहुत जबरदस्त फाइट दी थी। और उसी के फाइट के चलते हरीश साल्वे ने लीगली किया। बहुत सारे हमारे डिप्लोमैट्स हैं, सैयद अकबरुद्दीन से लेकर जो UN में थे, उन्होंने डिप्लोमेटिकली इसको चैलेंज किया, पूरी तरीके से सारे देशों को इकट्ठा किया हमारे सपोर्ट में। और जो डेथ सेंटेंस दिया गया था, कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। तो ये बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव ये रहा। अब मेरा ध्यान जो आकर्षित होता है और बार बार विचलित होता है, वो होता है परिवारों के लिए। आप देखिए ना कि दलबीर कौर सालों से भटक रही थी और कोशिश कर रही थी कि उसको भाई को जिंदा वापस लाएं। कितने साल हो गए थे उसको वहाँ, लेकिन नहीं आ पाया। कुलभूषण जाधव 2016-17 से वहाँ पर हैं, और कुलभूषण जाधव का परिवार तो मैं इन अ वे कहूँगा लकी है कि वो वहाँ जा पाए। और वहाँ पर JP सिंह हमारे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन थे, वो उनको वहाँ ले गए मिलने के लिए। पूरा लाइव टेलीवाइज था ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंडिया। बट द रियलिटी ऑफ द मैटर इज कि अभी भी बहुत ऐसे इनोसेंट इंडियंस हैं पाकिस्तानी जेल्स में। अब मैं नहीं कह रहा, बार बार मैं दोहराता हूँ कि वो स्पाई हैं या वो इनोसेंट हैं या क्या है, बट उनके परिवारों की भी देखभाल होनी चाहिए। उनके साथ भी हमें खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि विक्रम सूद जो हमारे पुराने RNAW के चीफ रहे हैं, उनका मैंने 2022 में इंटरव्यू किया अननोन गनमैन पे, जो मैं ज़हूर मिस्री पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। और उन्होंने मुझे एक बात कही जो मेरे साथ हमेशा रही। विक्रम सूद साहब ने मुझे कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स हु वांट टू बी असर्टिव मस्ट हैव लॉन्ग मेमोरीज। और इसका मतलब ये है कि जो देश और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने आप को कामयाब देखना चाहती हैं और सफलता देखना चाहती हैं ऑपरेशंस में, उनका जो याददाश्त है वो बहुत तेज़ होनी चाहिए, बहुत पीछे तक जानी चाहिए। और ये बार बार फिर वही दौर पे आता है अजीत डोवाल के, कि जब वो कांदाहार में IC 814 के नीचे होंगे, उन्हें दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, भगवान मेरे पास कुछ होता, मैं इसको जो है चेंज कर पाता। इमेजिन 1984 में एक घटना हुई है
इसका बदला लिया जा रहा है 2022 में। मतलब इतने सालों तक उन्होंने याद रखा कि है कोई जिनसे बदला लेना है। बिल्कुल, आप देखिए ना, ज़हूर मिस्त्री भी क्या था, जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तान ने इनको रिहैबिलिटेट कर दिया था। ज़हूर मिस्त्री की फर्नीचर की दुकान थी। अब दुनिया में कितना डिफिकल्ट होगा इंडियन एजेंसीज के लिए भी या बाकियों के लिए इसको ट्रैक डाउन करना कि भैया बंदे ने बेस बदल दिया है, नाम बदल दिया है, हर चीज़ अलग है, लेकिन उसको पिन पॉइंट करना वहाँ पर। और कई बार तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊँ, कि गैंग्स में लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और ऑपरेशन जो है उस वक्त नहीं होता, 15 साल बाद होता है। आपने किसी को भेजा और वहाँ पर उसने गैंग इन्फिल्ट्रेट किया, वो इंडियन हो सकता है, वो अफगान हो सकता है, वो पंजाबी हो सकता है, वो बलोच हो सकता है, वो पाकिस्तानी हो सकता है, कोई भी। इसमें तो अटकलें लगी ना कि अफगानी था कोई जिसने ज़हूर मिस्त्री को मारा, राइट। तो गैंग में शामिल है, गैंग में उसका काम चल रहा है, 10 साल 15 साल में वो गैंग का आका बन सकता है या सीनियर बन सकता है। और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। रणवीर सिंह की कहानी तो आपने देखी धुरंधर में। मैंने एक सीरीज देखी थी स्पाई करके नेटफ्लिक्स में, जिसमें एली कोहेन करके एक ऑपरेटिव होता है मोसाद का, एक एजेंट होता है जो अर्जेंटीना से बिजनेसमैन बन के सीरिया जाता है कि मेरे वहाँ पे रूट्स है करके, और फिर वहाँ पे धीरे धीरे पॉलिटिक्स में एंटर करता है और इतना आगे बढ़ जाता है कि वो होम मिनिस्टर बनने की तैयारी में था, जिसके पहले वो पकड़ा जाता है रशियन हेल्प की वजह से। सो डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी इंडियन एजेंट्स होंगे और ऊपर तक जाते होंगे? देखिए, ये तो आप मेरे को साफ तौर पे कह रहे हैं कि स्पॉइलर दे दो आप। स्पॉइलर मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, जितना भी आप कोशिश करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स में, मिलिट्री में या बाकी ऐसे सेंसिटिव जो संस्थाएं हैं, वहाँ पर कोई ना कोई गुस्सा हो, या आपने उसको जो है रिक्रूट किया हो, उसको पैसा मुहैया करें, आप कुछ भी करें, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन हो जिसकी खुद की रिजेंटमेंट हो और वो खुद काम करना चाहता है, राइट। वो चाहता है कि किसी तरीके से जो है, इन दिस केस पाकिस्तान, बट इन एनी अदर कंट्री ऑल्सो, कि वो ये करे, तो 100% इट इज वेरी मच जेन्युइन। डू यू थिंक इंडियन पॉलिटिशियंस वुड हैव लिंक्स विद ISIs? Any Indian politician in any state could have link with ISI. See, I don't have any evidence. Is there a possibility of this happening? Why not? जो आतिक अहमद का केस है, वो डिस्कस करता है। आतिक अहमद अपनी एक गैंग चला रहा था, अपना अंडरवर्ल्ड जो ड्रग्स का रैकेट चला रहा था। आतिक अहमद की लिंक्स थी ISI के साथ, कराची गैंग्स के साथ, राइट, जिससे वो टेररिज्म को फंड कर रहा था, टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा था। वहाँ से लड़के आए तो उनको सारी चीज़ें मुहैया करवा रहा था। तो आतिक अहमद वॉज अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ पार्टी। सो डू यू थिंक कि पॉलिटिक्स से भी ISI को कुछ ना कुछ मदद मिलती होगी? 100%। किसी न तरीके से तो पाकिस्तान परेशान है कि मोदी सरकार है, ये तो स्पष्ट सी बात है। आप देखिए ना, 26/11 भी आपके पास हुआ, ये मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी आइडियोलॉजी, किसी पार्टी, किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। 26/11 का हमला हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 30 सालों में वो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है हमारे देश में। मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग, मोस्ट ब्रूटल। और इट वॉज इन अ वे एन इंटेलिजेंस फेलियर ऑल्सो। हालांकि थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस थी, मेरी खुद ऐसे इंटेलिजेंस लोगों से बात हुई जिनके पास खुद इनपुट्स आए थे और उन्होंने सरकार को दिए वो इनपुट्स और उन पर एक्शन नहीं हुआ। और ये 24 घंटे पहले हुआ था 26/11 के। जो मैं आपको खुद बताऊंगा, जो IB के कंट्रोल रूम में एक महिला बैठी हुई थी जो खुद सुन रही थी कि कश्मीरी में बातचीत चल रही है आतंकवादियों के आसपास, उसने खुद इंटेलिजेंस नोट बना के अपने सीनियर को दिया कि मैं ये सुन रही हूँ बॉम्बे में कुछ बड़ा होने वाला है, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड अभी बता रहा हूँ, कितने साल बीत गए हैं। टेक अ मोमेंट फॉर मी टू प्रोसेस दिस। ये हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने, अब देखो एग्जैक्ट इंटेलिजेंस नहीं है कि भाई ये 12 लोग इस रास्ते से आ रहे हैं, एटलीस्ट और तो जाओ। आप अलर्ट रहिए कि आपके पास कैसे 4-5 मेन चीज है। एयरपोर्ट है, आपका नेवल बेस है, आपका डॉक है, वहां पर हो सकता है यही 3-4 मेन जगह है, या बस स्टेशन है, राइट। तो आप उन जगहों को तो पूरी तरीके से सैनिटाइज कीजिए, वहां पर विजिलेंस एकदम बढ़ा दीजिए। तो ये जो है हुआ है। उसके बाद आपने अतीक अहमद की बात की। अतीक अहमद हों, अंसारी हों, या बाकी जितने भी जो हैं ऐसे गैंगस्टर्स रहे हैं, अतीक अहमद ने तो खुद बोला है कि उनका ISI के साथ और लश्कर तोयबा के साथ नाता रहा है। और जैसा कि मैंने बोला, पाकिस्तान ISI जो है ये सिर्फ ऐसा नहीं काम कर रहा कि आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है कि आप आतंकवादी घटनाएं करिए कश्मीर में या लाल किले पे या पंजाब में। वो चाह रहा है इंडिया को किसी तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज कैसे करोगे?
खालिस्तान या तो आप फेक करेंसी यूज करोगे, और जो सालों से काउंटरफीट करेंसी आ रही है टेररिज्म के लिए, ये स्पष्ट सी बात है। दूसरा, आप कश्मीर और खालिस्तान K2 जो आपका प्लान है कॉन्स्पिरेसी पिछले 35 सालों से, वो आप रीइग्नाइट करोगे। और ये सच्चाई है कि खालिस्तान में वो पूरी तरीके से फेल रहे हैं, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं फिर से उसको शुरू करने का। मेरे को थ्रेट्स मिली हैं, मेरे को जो सिक्योरिटी अभी है वो कश्मीर के आतंकवादियों की कम है और खालिस्तान के आतंकवादियों की जो थ्रेट्स मिली है उससे ज्यादा है। अच्छा, तो ये रियलिटी है। और उसके बाद वो पॉलिटिकली देख रहे हैं कि कैसे मोदी को, इन दिस पर्टिकुलर केस कोई और सरकार भी हो सकती है, उनको डिस्टेबलाइज करें किसी तरीके से अंदर ही अंदर। आप देखिए भ्रम कैसे लोगों में फैलाया जाता है। आपने देखा कि एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद आपने देखा इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ। अब उसमें जेन्युइन लोग भी हो सकते हैं, मेरा उसमें मानना नहीं है, पॉलिटिकल आपका डिफरेंस हो सकता है, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमैटिक एक कैंपेन, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चली जिसमें कहा गया कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, या फिर जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज, हिंदूज, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख के लिए ये लाया जा रहा है, ये मुस्लिम्स के खिलाफ है। कैसे मुस्लिम्स के खिलाफ है? अरे भाई, अगर आप इंडिया में रहकर माइनॉरिटी राइट की बात करते हैं कि मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, या दलित्स के लिए, SC STs के लिए होना चाहिए, वैसे ही उन देशों में जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए ये है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप डेटा स्टडी करेंगे 30-40 साल का, हजारों ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं रेफ्यूजी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में सिंधी हो, चाहे वो बांग्लादेश में या बाकी जगह क्रिश्चियंस हो, अहमदिया हो, वो चाहते हैं कि इंडिया इज द मोस्ट सिक्योर कंट्री और वहां पर अपनी जिंदगी बसर करें। राइट। तो ये रियलिटी है। तो वहां पर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलता है कि बॉस मुस्लिमों के खिलाफ ये प्रहार हो रहा है। कश्मीर में 370 होता है, उससे पहले और उसके बाद क्या माहौल बनता है कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, पूरा डिसइंफॉर्मेशन हो रहा है। और ये डिसइंफॉर्मेशन चलाता कौन है? दो ही है, या तो आपके पाकिस्तान का ISI है और उनके नेटवर्क है पूरा जो जुड़ा हुआ है, या इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो टूल किट के तहत जो काम कर रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, there is a difference. One, you oppose Modi politically, which is absolutely correct, and it is a proud moment for our democracy कि भाई करते हैं, कर पा और रहे होना हो। चाहिए, राइट, होना चाहिए। राहुल गांधी करते हैं, आई सैल्यूट राहुल गांधी ऑल्सो कि बॉस आप पार्लियामेंट में करते हैं, आपका हक है, करना है, लेकिन डोंट गेट कैरिड अवे जब ये बात होती है कि बॉस ये हो रहा है। अब देखिए अभी ईरान के ऊपर भी जो अभी पूरा मसला चल रहा है, मैं अभी इजराइल से 1 महीना बाद वहां से वापस लौटा हूं, तो आई थिंक जयशंकर साहब ने एक पार्लियामेंट्री मीटिंग में कहा कि भाई हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है कि हम कहीं पे घुस जाएं और मीडिएशन करें। आपको याद होगा जय कि जब अफगानिस्तान के लिए मीडिएशन हो रही थी, अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक सरकार थी, पाकिस्तान मीडिएट कर रहा था और अमेरिका था, और दोहा में ये टॉक्स हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान में जो भी थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी, महिलाओं का एजुकेशन था, हक था, सब खत्म हो गया। तालिबान आ गई अफगानिस्तान, तालिबान आ गई पूरी तरीके से। और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अमेरिका को बोला अरे कुछ नहीं होगा, आप हमारी बात तो मानिए, जो आप हमारी बात मानिए, आप बिल्कुल आप सेफ रहेंगे, सब कुछ होगा, एक सिस्टमैटिक एग्जिट होगा। उसके बाद जो विजुअल्स वहां से आए, कितना विचलित करने वाला है अमेरिका के लिए। मुझे लगता है कि इतना एम्बैरेसिंग सीन आजकल के युग में कभी नहीं हुआ होगा। वियतनाम के टाइम पर हुआ होगा, उसके बाद अब यहाँ अफगानिस्तान में, और अब ईरान में भी हो रहा है, जिसमें ट्रम्प जो है बार बार अब कह रहे हैं कि 5 दिन का मैं आपको टाइम देता हूँ सीज फायर, 10 दिन का मैं आपको टाइम देता हूँ सीज फायर। अरे भाई, अमेरिका अगर ग्लोबल पावर है और आप कहते हो कि आप ईरान को खत्म कर दोगे, करो ना। तो ईरान जो है एकदम आंख में आंख देखकर अमेरिका को बोल रहा है कि भाई कोई सीज फायर नहीं, कुछ नहीं, हम जंग जारी रखेंगे, तुम लड़ो जितना लड़ना है। तो ये रियलिटी है कि बार बार पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड बाय यूजिंग थ्रेट्स लाइक टेररिज्म, पाकिस्तान हैज ट्राइड टू डिस्टेबलाइज इंडिया, और ये पॉलिटिकली भी होता है। और आपने जो सवाल पूछा कि क्या ISI कभी कोशिश कर सकता है या कभी की होगी कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटिशियन को किसी तरीके से ट्रैप किया जाए या अपने इसमें लाया जाए, हुआ है, हुआ होगा, 100% हुआ होगा। अब वो कितने कामयाब हुए नहीं हुए, ये तो हमारी इंडियन एजेंसी ही बता सकते हैं। राइट। आपने काउंटरफिट करेंसी की बात की, खनानी ब्रदर्स जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं फिल्म में, वो कैसे ऑपरेट करते थे, नंबर 1। नंबर 2 कि इतने बड़े पैमाने पे अगर वो काउंटरफिट करेंसीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको प्लेट्स कहाँ से मिली, कैसे उनको ये चीज़ें मिलती है?
देखिए सबसे What's पहले your तो take? खरानी ब्रदर्स जो हैं अगेन दे वर ऑपरेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और उनका जो है उनको पूरी तरीके से शेह सपोर्ट पाकिस्तान आईएसआई का मिलता रहा, पाकिस्तान आर्मी का मिलता रहा, और जो अंडरवर्ल्ड है पाकिस्तान में, और उसमें इंडिया में भी अंडरवर्ल्ड हो सकता है, जो पूरी तरीके से उनको सपोर्ट कर रहा था। और उनके जो है कोरियर्स जो नॉर्थ ईस्ट के ज़रिए, नेपाल के ज़रिए, बाकी जगहों से बांग्लादेश के ज़रिए ये करेंसी जो है यहाँ लाते थे। अभी मुझे लगता है कि बहुत कम हो गया है। अभी भी हो रहा है? अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, अभी भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था डीमोनेटाइजेशन करने का। अब अगेन सवाल उठा सकते हैं कि आप डीमोनेटाइजेशन सही था कि गलत था। आप कह सकते हैं कि भाई उसके बाद तो लोग परेशान हो गए, मैं भी लाइनों में लगा, लोग भी लाइनों में लगे, जो हमने फिल्म में दिखाया भी कि लोग लाइन में लगे हैं। बट लोगों को समझना पड़ेगा कि धुरंधर जो है ये एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है। धुरंधर जो है पहले तो आतंकवाद के ऊपर है, काउंटर टेररिज्म के ऊपर है, कोवर्ट ऑपरेशन के ऊपर है। ये डीमोनेटाइजेशन के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं है जिसमें हम बताएं कि सही क्या है गलत क्या है, वो हमारा रोल नहीं है। दिस फिल्म इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस एंड दिस इज़ फिक्शन इंस्पायर्ड बाय रियलिटी। तो एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए जो ट्रू स्टोरीज हैं उनको फिक्शनलाइज किया गया। तो अगेन खनानी ब्रदर्स पूरी तरीके से काम करते थे। आई एम श्योर दे हैड एक्सेस इन इंडिया एंड आई एम श्योर दे हैड एक्सेस इन द मिडल ईस्ट, और कोई तो ऐसा पॉलिटिकल फिगर इंडिया में रहा होगा जिसने किसी तरीके से उनकी मदद की होगी। अब ये तो अगेन इट इज़ अप टू द इंडियन एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड अनरावल दिस, बट आई एम प्रेटी मच श्योर दैट देयर वाज अ पॉलिटिकल फिगर हु knowingly or unknowingly or deliberately has helped Khanani brothers and the Pakistan ISI in this project. That's a big one. It is a big one, but that's a reality also. बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, बहुत चीज़ें इन पे पर्दा लग जाता है, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई हैं हिंदुस्तान में, और बहुत ऐसा रिपोर्ट भी हुआ है, कई लोगों ने इसके बारे में लिखा भी है। तो मैं लोगों का नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि फिर डेफामेशन केस आ जाएगा और मेरा वक्त बर्बाद होगा, बट आप हुआ है पहले ऐसा? हाँ कई बार हुआ है, मतलब रिपोर्टिंग में तो होता ही रहता है। मेरा एक पीडीपी के मंत्री थे अपने कश्मीर में, किसी ने बीजेपी के किसी नेता ने कश्मीर के ही, उन्होंने चिट्ठी लिखी उस गवर्नर को और बोला कि ये करप्शन कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उस पर स्टोरी की, सिंपल स्टोरी उस चिट्ठी के बेसिस पे। तो मेरे खिलाफ डेफामेशन नोटिस और अरेस्ट वारंट निकाल दिया, और कई 3-4 साल बाद फिर जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने उसको कॉश किया और मेरे हक में जो है बहुत ही बढ़िया एक वर्डिक्ट दिया, जो अभी भी डेफामेशन केसेस जो जर्नलिस्ट के खिलाफ होते हैं उसमें कोर्ट होता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मतलब वसुंधरा राजे और इनके ऊपर जो ललित गेट का पूरा स्टोरी चल रहा था उस वक्त डेफामेशन केस हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए। तो ये तो चलता रहता है। इंडिया में क्या है कि जब भी कुछ ऐसा कुछ हो तो पॉलिटिशियंस के पास ये हथियार रहता है। इट्स अ ग्रेट टूल टू थ्रेटन समबडी, बट journalists who have been there for quite some time, they don't get threatened. Right. दाऊद की बात करते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स में बताया जाता है कि दाऊद पाकिस्तान में पाकिस्तानी गैंगस्टर से ज़्यादा पावरफुल है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मुंबई से गया हुआ है गैंगस्टर कराची में, कराची वाले गैंगस्टर से कैसे पावरफुल हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान आईएसआई का मुझे लगता है बहुत सालों से लिंक रहा है दाऊद इब्राहिम के साथ, जब से वो बम्बई में थे। और एक इमोशनल लेवल पे जो पाकिस्तान आईएसआई का प्रोजेक्ट रहता है टू डिस्टेबलाइज इंडिया, इसमें दाऊद की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे वो बॉम्बिंग्स को लेकर हो मुंबई में, चाहे वो जो भी एक्टिविटीज़ इंडिया में रही पाकिस्तान आईएसआई की, खासकर मुंबई में, उसमें दाऊद का एक बहुत बड़ा रोल है। और दाऊद जब यहाँ से दुबई गए, यूएई में उनने शह ली और उसके बाद पाकिस्तान में परमानेंटली एस्टैब्लिश हो गए, जो कि ऑफिशियली किसी पाकिस्तानी ने एडमिट नहीं किया है, बट अनऑफिशियली अगर आप किसी से बात करेंगे सब बोलेंगे हाँ यहीं तो रहते हैं। अब मैं आपको इसमें भी डिटेल्स बताऊं कि दाऊद इब्राहिम जो हैं, अभी लोग उनको 30 या 40 साल पुरानी जो उनकी इमेज है उससे पहचानते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि वो अभी बीमार हैं और बेड रिडन हैं और बाहर जो है निकल नहीं सकते। आई थिंक 2017 या 18 की घटना होगी। मैंने अपना रिपोर्टर दाऊद के घर भेजा और हमारे पाकिस्तान का रिपोर्टर था। ये लोगों को पता नहीं है। पाकिस्तान में हाँ। कराची में मैंने आई थिंक
क्लिफ्टन में उनका घर था या फिर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, दोनों में से एक था, मेरी अभी याद नहीं है। हाँ। क्योंकि उनके 3-4 घर हैं वहाँ पर। हाँ। जो मेरा डेटा है और ये सैंक्शंस जो हैं यूएन के और यूके के, इसके तहत डॉक्यूमेंटेशन में ये निकल के आया है। एक तो उनका घर है व्हाइट हाउस, ये बहुत बड़ा घर है जो इस पिक्चर में भी आप अच्छे से दिखाया गया है। ये अमेरिका वाला ट्रम्प का व्हाइट हाउस नहीं है, ये दाऊद इब्राहिम का है। ये सऊदी मॉस्क है क्लिफ्टन में, कराची में, वहां पर इनका है। दूसरा इनका घर है 37 नंबर स्ट्रीट 30 फेज 5 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची। इसके बाद एक और कराची में नूराबाद करके जगह है जहां पर इनका एक ठिकाना है। और 617 सीपी बेरार सोसाइटी ब्लॉक 7-8 कराची। तो ये 4 हैं जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एरियाज हैं एज पर यूएन लिस्ट, एज पर यूके लिस्ट एंड एज पर पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तानी दिखाएंगे तो नहीं, बट यहाँ पर है। इनफैक्ट एक वाइट हाउस अल वसल रोड जुमेरा दुबई में भी है, जहाँ पर बताया जाता है कि दाऊद रहते थे। और डोंगरी मुंबई में तो उनका पुराना ठिकाना था ही। तो रियलिटी ये है कि वो बेड रिडन हुए हैं। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि उनकी टांग में जो है गैंग्रीन हो गया था, उससे वो बेड रिडन हो गए हैं। कुछ बोलते हैं कि दिसंबर 2023 में कुछ हुआ, कुछ घटना घटी और उसके बाद वो पूरी तरीके से बेड रिडन हो गए। उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया कई टाइम से और अभी वो बेड पर ही हैं। तो मेरे को याद है आज से 3-4 साल पहले एक व्यक्ति को नंबर मिला उनका लैंडलाइन। तो उन्होंने वहाँ फ़ोन किया तो पूछा कि महिला ने, किसी ने फ़ोन उठाया तो वो पूछा कि दाऊद भाई हैं? तो उन्होंने बोला हाँ हैं। और फिर कुछ उन्होंने पूछा तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन एजेंसीज को पता तो है कि दाऊद कहाँ है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि इंडियन एजेंसीज अगर ठान लें तो कल का सूरज हाफिज सईद नहीं देखेगा। और ये इंडियन एजेंसीज ने ही ठाना है कि हाफिज सईद हो या फिर दाऊद इब्राहिम हो, इनको एक साथ नहीं मारना, इनको तड़पा तड़पा के मारना है। और तो यही हो रहा है और यही आपको धुरंधर में भी एक ग्लिम्स दिखेगा। उज़ैर बलोच ये वो कैरेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा वायलेंस मचाई लियारी में। कहा जाता है कि लियारी ने जितनी भी वायलेंस देखी लियारी अंडरवर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा वायलेंस उज़ैर बलोच जब लियारी गैंग का लीडर था तब हुई। अरशद पप्पू को मार के, उसके सर को काट के, उसके सर से फुटबॉल खेला था उसने और ये वीडियो वायरल भी हुई थी उस समय पे। और उसके बाद ही उसके ऊपर वारंट निकला, फिर वो भागा और ईरानी पासपोर्ट पे पकड़ा गया और फिर एक्स्ट्राडेट होकर पाकिस्तान वापस आ गया। लेकिन उज़ैर बलोच इज़ अ वायलेंट पर्सन, इज़ अ वायलेंट गैंग लीडर। कैसा था और उस समय का लियारी का माहौल कैसा था? देखिए, ये तो रियलिटी है। जैसा मैंने आपको बोला कि वर्चस्व जो है पूरी तरीके से कराची में गैंगस्टर्स का चलता था। अब चाहे वो रहमान डकैत हो जो कसाईनुमा मौत देता है, चाहे वो उज़ैर बलोच हो जिसने फुटबॉल खेला सर के साथ, या फिर अरशद पप्पू हो, तो ब्रूटालिटी के अलग अलग लेवल्स हैं, वायलेंस के अलग अलग लेवल्स हैं जो वहाँ के लोगों ने जो पूरी तरीके से झेला है। आप अगर कराची के जो लोग हैं, जो वहाँ के फॉर्मर मेयर हैं, जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, जो वहाँ नहीं रहते, अब यूके में रहते हैं या यूएस में रहते हैं, क्योंकि वो अब और खुल के बात कर सकते हैं, उनसे अगर आप बातचीत करेंगे वो आपको कराची का असली चेहरा बताएंगे कि कितनी ब्रूटैलिटी होती थी, कौन कैसे मारा जाता था, लोगों के बीच में कैसे ओपनली जो है वायलेंस होती थी, मारा जाता था। तो ये तो एक रियलिटी है जो आपको दिखी है। और इसमें 2 पहलू हैं। एक इनका इंटरनल डायनेमिक्स है गैंगस्टर्स का जो पूरी तरीके से वहाँ पर एक्टिव रहे हैं, और दूसरा है फॉरेन एलिमेंट्स का जो वहाँ पर इंट्रूड करते हैं, चाहे वो अफ़गान हों, बलोच हों या बाकी जो नेबर्स हैं पाकिस्तान के, वो वहाँ पर इन्वॉल्व रहे हों। तो ऐसी तो सच्चाई है कि गैंगस्टर्स जो है ना, चाहे वो बॉम्बे में हों या कराची में हों या थाईलैंड में हों, गैंगस्टर्स किसी का सगा नहीं है। पैसों के लिए, माल के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। राइट। तो यही सच्चाई है कि वहाँ पर गैंगस्टर्स किसी ने इंट्रूड किया और अपना काम किया। बट ये भी सच्चाई है कि कराची ने एक बहुत ही ब्रूटल फेस देखा है गैंग्स का आपस में, बहुत ज़्यादा जिसमें वायलेंस देखी गई है। और अब मुझे लगता है वो देखने को नहीं मिलता। अब चेंज हो गया कराची, बट अभी भी थोड़े बहुत वहाँ पर गैंग्स हैं, एक्टिव हैं। आई थिंक वहाँ की पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया, क्योंकि क्या हो रहा था कि उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की पूरी तरीके से डूब गई। और कराची जब इकोनॉमिक हब है, और वहाँ पर अब इतना ही नहीं है कि गैंगस्टर्स एक्टिव हैं, वो तो हैं ही। आप अभी पिछले कुछ सालों में देखिए
और आपको स्टडी करिए, 2022 से ही बलोच जो है रेबल्स, चाहे वो बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या बाकी हो, वो एकदम एक्टिव हो गई हैं बहुत ज़्यादा। पहले भी थी, लेकिन पिछले 3 से 4 साल में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई हैं। और उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग्स की हैं कराची में, चाइनीज़ को टारगेट किया है, चाइनीज़ काउंसलेट को टारगेट किया है, एयरपोर्ट के बाहर जो है वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग की है। महिलाएं जो PMA और PhD हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, आप देखिए कितना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ बलूचिस्तान में लोगों के खिलाफ पाकिस्तान करता होगा कि एक MA PhD है जो वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग के लिए तैयार है, उसके बच्चे हैं, उसके शौहर हैं, बाकी लोग हैं, लेकिन वो सुसाइड बॉम्बिंग करना चाहती है। तो ये एक दूसरा पहलू है वायलेंस का। भाई जिस हिसाब से बलोचों को दिखाया गया है फिल्म में, बलोच शिरानी करके एक जो कैरेक्टर है जो आर्म्स एंड एमिनेशन सप्लाई करता है पाकिस्तानी गैंग्स को, कौन है ये बंदा, ये कैरेक्टर कहाँ से आता है, रियल लाइफ कैरेक्टर इंस्पिरेशन कौन है, और इनके पास इतने सारे हथियार आते कहाँ से? तो बेसिकली बलूचिस्तान में अकबर शहबाज बुख्ती हैं जो बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर रहे हैं कई सालों से। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2006 के आसपास एक वाकया रहा था जिसमें परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी के साथ मिलके एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको मारा और एक असैसिनेशन हुआ। और 2006 से 20 साल हो गए हैं अब। तो अकबर बुख्ती का नाम जो है एकदम मुझे लगता है ऊपर है बलोच के लिए, उसको वो एज ए फादर ऑफ द नेशन वहाँ पर मानते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि ये रोल उन पर पूरी तरीके से बना हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान में जो पूरा एक वर्चस्व रहा है, रिस्पेक्ट रहा है और रसूख रहा है, वो अकबर बुख्ती का रहा है। और एमिनेशन भी, अब मेरे को नहीं पता कि कहाँ से वो अपना एमिनेशन लाते हैं, लेकिन बहुत हद तक उनका एमिनेशन वहाँ पर रहा है। इनफैक्ट उन्हीं का आई थिंक ग्रैंड सन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ब्रह्मदाग बुख्ती, जो अभी स्विट्जरलैंड में है कई सालों से। हमारी भी बात होती थी, जब आपको याद होगा 2016 के आसपास प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार बलूचिस्तान का जिक्र किया था रेड फोर्ट से, और एकदम मुहिम छिड़ गई थी, हर जगह बलूचिस्तान के नारे लग रहे थे। तो तब मेरी ब्रह्मदाग बुख्ती से बात होती थी, मेरा इंटरव्यू भी किया उनका। तो वो स्विट्जरलैंड में है और उनका भी दिलचस्प ये है कि अकबर बुख्ती के बाद ये ब्रह्मदाग बुख्ती को मारना चाहते थे। तो ब्रह्मदाग बुख्ती ने क्या किया, ये फेक पासपोर्ट लेके अफगानिस्तान चले गए और अफगानिस्तान के रास्ते स्विट्जरलैंड यूरोप आ गए और वहाँ पर एज ए रिफ्यूजी, एज ए पॉलिटिकल असाइलम उनने ले लिया। तो अभी भी हजारों की तादाद में बलोच जो हैं वहाँ पर रह रहे हैं, अपनी मुहिम चला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हजारों की तादाद में बलोच जो हैं बाहर भी रह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, UK हो, साउथ कोरिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो। और हर साल करीबन 5 से 10 बार पूरे साल में ये बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और मुझे लगता है कि देखिए, पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया है, लेकिन सबसे छोटी पॉपुलेशन है। राइट। तो इसलिए उनके लिए बहुत दिक्कत है पाकिस्तान का जो है मुकाबला करना। लेकिन डू यू थिंक बलोच पाकिस्तान पॉलिटिक्स में भी एक्टिव है? हाँ बिल्कुल एक्टिव है ना, नेशनल असेंबली में है, आई थिंक इक्का दुक्का बलोच हैं, और वहाँ पर जो खुद की असेंबली है वहाँ पर भी बलोच हैं। इट्स जस्ट लाइक इन अ वे कश्मीर ऑल्सो, कि कश्मीर में अलग अलग आइडियोलॉजी के वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, बाकी लोग या BJP से तो सबका वास्ता नहीं रहेगा। उनका खुद का एजेंडा है, खुद का पॉलिटिक्स है। तो वहाँ पर भी ऐसा है, कुछ लोग नेशनलिस्ट भी हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान को फ्रीडम मिलना चाहिए। कैन वी डिकोड बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान इशू? बलूचिस्तान को फ्रीडम क्यों चाहिए और पाकिस्तान बलूचिस्तान को हरास, टॉर्चर, प्रताड़ित क्यों कर रहा है? देखिए, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है बलूचिस्तान, है ना, अपने वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान में, वहाँ पर ईरान का बॉर्डर पड़ता है। और बलूचिस्तान का 1947-48 के आसपास ही एक वहाँ पर खान ऑफ कलत होते थे, और उनके तहत खान ऑफ कलत को फ्रीडम मिल गया था। जब ब्रिटिश कॉलोनी से इसको इंडिया पाकिस्तान हट गई, तो खान ऑफ कलत को अलग एरिया मिल गया था अपना करने का। लेकिन जैसे कबालियों को पाकिस्तान ने यहाँ भेजा कश्मीर, वैसे ही उन्होंने अपनी आर्मी कलात में वहाँ पर भेजी और फोर्सफुली वहाँ पर कब्जा कर दिया। तो बलूचिस्तान तब से अपनी जो है मुहिम चला रहा है कि भाई हम बलोच जो हैं, हमारा एथनिकली, कल्चरली, हिस्टोरिकली कोई भी आपके साथ नाता नहीं है, तो आप क्यों हमारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं? तो जो बलोच लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो तभी आप देखते हैं पाकिस्तान ने चाइना को
एक फुला छूट दिया हुआ है। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अलग अलग जगह पे, गैस प्लांट्स हैं, बाकी चीज़ें, वहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। जो ग्वादर पोर्ट भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है बलूचिस्तान में, वहाँ पर भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। और तभी आप देखते हैं कि बलोच जो अटैक कर रहे हैं उनका मेन टारगेट तो पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर है ही, लेकिन मेन टारगेट चाइनीज़ भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी धरती, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे लोग, और आप चाइना से आके यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं और पाकिस्तान आपको प्लेटर में दे रहा है। और अब क्या हो रहा है, चाइना को तो पाकिस्तान ने यूज़ किया 15 साल, अब चाइना वो समझे ना समझे, क्योंकि उनको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। लेकिन अब आप देख रहे हैं, रिसेंटली आपने देखा होगा, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जाते हैं ट्रंप से मिलने ऑपरेशन सिंदूर के बाद। 2-3 मीटिंग्स होती हैं। एक मीटिंग में आपने देखा वो एक बक्सा उनको दिखाते हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं पूरी तरीके से। अब पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ हैं? बलूचिस्तान में। तो वो चाहते हैं कि चाइना को तो चलो दे दिया जो दे दिया अभी तक, अब अमेरिका आए और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो पूरी तरीके से उनको दे दे। ये डील है पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में। और एवज में ये लोग क्या करेंगे, जो अमेरिका चाहेगा स्ट्रेटेजिकली, चाहे वो बेसिस चाहेगा इस्लामाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में, बलूचिस्तान में, वो देंगे। पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करेंगे। अभी तक भी यही हो रहा है। आप देखिए ना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब अचानक से एक चीज़ वायरल हुआ कि क्या पता रावलपिंडी में या कोई ऐसा लोकेशन था, कोई हिल्स थे, वहाँ पर जो है कुछ हमला हुआ, अमेरिका के जेट्स आने लगे, कुछ हुआ। अब मुझे नहीं पता सच है कि झूठ है, लेकिन कुछ तो हुआ। कोई तो अमेरिका का इंटरेस्ट वहाँ पर था, जिसको अटैक हुआ या अटैक हो सकता था, और अमेरिका ने तब इंटरवीन किया। अब अमेरिका कहता है कि नहीं, पूरे जंग में 7 से 8 विमान गिर गए थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, ये किया, मिलियंस ऑफ लोग जो है, न्यूक्लियर वॉर हो सकता था, ये हो सकता था। सच्चाई तो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की हालत टाइट कर दी थी। आप जितने भी एयर बेसेस देखें, कमांड कंट्रोल सेंटर्स देखें, ख़त्म थे। और यही है ना, बार बार जो मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि इंडियन मीडिया में या इंडियन सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज होता था गवर्नमेंट और आर्मी और एयरफोर्स कि भाई आपने बालाकोट किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फोटो कहाँ है, वीडियो कहाँ है, एविडेंस कहाँ है? पार्लियामेंट में भी पॉलिटिशियंस ने ये बोला। बट सच्चाई तो ये है कि इस बार इंडियन आर्मी और एयरफोर्स और बाकियों ने ऐसा काम कर दिखाया कि पाकिस्तानी खुद वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं अरे भाई बचाओ, अल्लाह किसी तरीके से बचा लो यार। तो आप रावलपिंडी से लेकर मुजफ्फराबाद, कोटली से लेकर बाकी जगहों पर देख रहे हैं कैसे हमले हुए और पाकिस्तान खत्म हो गया। अब जब ऐसी हालत हुई, एयर डिफेंसेस पाकिस्तान के खत्म हो गए, वो अमेरिका के पास गए कि भाई ये तो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, अब तो खत्म हो जाएंगे हम, बचाओ। तो तब जाके ये जो है डीजीएमओ लेवल टॉक्स हुए और खत्म हुआ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि विमान गिर गए और इंडिया जो है कोई वीक पड़ गया था। इंडिया बिल्कुल वीक नहीं था और इंडिया के पास बहुत आई थिंक काउंटर स्ट्रेटजीज थी कि आगे अब क्या अटैक आप कर सकते हैं, और उसमें पाकिस्तान आर्मी बहुत हिल जाती। इंडिया और पाकिस्तान की आर्मीज की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया कि पाकिस्तान इज नो मैच फॉर इंडियन आर्मी, जिस हिसाब से हमारा माइट है, हमारे पास जो वेपन्स है, जो साइज है हमारी आर्मी की। लेट्स कंपेयर आईएसआई एंड रॉ। अगर इंटेलिजेंस लेवल पे या उनके ऑपरेशंस के लेवल पे कंपेयर करना हो तो हाउ वुड यू कंपेयर आईएसआई विद रॉ? पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान एक शगुफा सामने लिया हुआ है कि भाई हम डेमोक्रेसी हैं, बट रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई सब चलाती है। हुकूमत से लेकर जो किराने की दुकान है वो सब पाकिस्तान आर्मी चलाती है। ये एकमात्र आर्मी है जो इंडस्ट्री की तरह चलती है। पाकिस्तान इज अ बिजनेस दैट आर्मी रन्स इज व्हाट आई फील। 100% इट्स अ बिजनेस हाउस कंप्लीटली। इसमें सीईओ है, इसमें प्रेसिडेंट है, इसमें चेयरमैन है, इसमें कोई डेमोक्रेसी का दूर दूर तक कोई निशाना नहीं है। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कि आईएसआई हैज नथिंग टू लूज, पाकिस्तान आर्मी हैज नथिंग टू लूज। इनके 1000 लोग मरे, इनके 2 लोग मरे, इनके 50,000 लोग मरे। इनको बांग्लादेश में जो इतनी बड़ी शिकस्त मिली, जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ, इनकी जो बेइज्जती हुई, इनकी जो पतलून उतरी, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आती। आज भी ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, ये तो जीत गए थे। ये अरे भाई वीडियो है, आप रो रहे हैं, आप झुक रहे हैं, आप बंदूक छोड़ रहे हैं, आप अपनी कमीज उतार रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि आपको ऐसे जलील होना पड़ा इंडिया से। बट एनीवेज, सो द रियलिटी इज कि भाई आईएसआई और रॉ का पहले तो कोई कंपैरिजन नहीं। ISI is running like a terrorist organization. ISI is running on Pakistan's foreign policy that is based on attacking India, to destabilize India, to
यूज प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया कंटिन्यूसली। तो ISI चाहेगा कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, किसी तरीके से आतंकवाद बढ़ाया जाए, किसी तरीके से जो है इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बढ़ाया जाए। इसका मतलब है जो दंगे होते हैं, दंगे और उकसाए जाएं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुजफ्फरनगर में हो, कहीं पर भी हो, वो चाहते हैं और दंगे हों, आतंकवाद से ज़्यादा जो है दंगे हों, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि नहीं ये तो ग्राउंड पे हो रहा है, इसमें तो एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं है। बट बहुत ऐसी कोशिश होती है। मणिपुर बार बार सालों से ISI की ये रही है कि वो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में किसी तरीके से उकसाएं सेपरेटिज्म, जो ख़त्म हो रहा है, जो आपने पिछले 15 साल से देखा कि लोग जो है मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का पहली बार मैंने देखा पिछले 10-15 साल में इतना ज़्यादा नाम जो है मेन स्ट्रीम में आ रहा है। वरना मैं एडमिट करता हूँ कि वी एज इंडियंस यूज टू, आई वुडंट से डिस्क्रिमिनेट, बट उनको एकदम ही आइसोलेट किया हुआ था, नेग्लेक्ट किया हुआ था, जो अब जो है पिछले 15 साल में चेंज हुआ है। अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है जो इंडिया करेगा, बट पाकिस्तान बार बार ये कोशिश करता है कि नॉर्थ ईस्ट पे अटैक किया जाए, किसी तरीके से इंटरनल स्ट्राइफ बढ़ाई जाए, पैसा हथियार मुहैया कराए चाइना के रास्ते या कहीं से, म्यांमार से या कहीं से। तो ये बार बार होता है। उसके बाद ISI की ये स्ट्रैटेजी है कि एक तो आप K2 प्लान चलाएं, कश्मीर और खालिस्तान, इसको रिवाइव किया जाए। आप देखिए पिछले 5-6 साल में कश्मीर में भी उनको हालत टाइट हो गई है जब से 370 हुआ। तो पहले क्या होता था, दंगे होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाज आते थे। आप देखते थे कि यासीन मलिक और गिलानी और मीरवाइज का रसूख चलता था। अब सब खत्म हो गए। गिलानी अल्लाह को प्यारे हो गए, यासीन मलिक तिहार को प्यारे हो गए, वो तिहार जेल में ही अपनी जो है पूरा काटेगा। मीरवाइज उमर फारूक की खुद की जान की लगी हुई है, क्योंकि वो मॉडरेट सेपरेटिस्ट है। उसको लगता है कि जो हार्डलाइनर है वो उसे मार देंगे, तो वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। हाँ, तो ये रियलिटी है। उसके बाद इंडिया का जो RNW है वो कोशिश करता है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स हैं, हर चीज़ें हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमारी इंटेलिजेंस जो है स्ट्रांग हो, हमारे जो बाकी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनके साथ तालमेल जो है बहुत स्ट्रांग हो, ताकि आज अगर इंडिया के ऊपर कोई हरकत होती है, कोई इंटेलिजेंस कोई अटैक करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका हो, UK हो, यूरोप हो या बाकी देश हो, वो हमें सतर्क करें। आप देखिए ना, सऊदी के साथ, UAE के साथ हमारा कितना जबरदस्त सिक्योरिटी कॉपरेशन और इंटेलिजेंस कॉपरेशन है। आप देखिए बार बार लोग बात करते हैं सऊदी का और पाकिस्तान का जो अभी एक डील हुआ, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान पे अगर अटैक होगा तो सऊदी ज्वाइन करेगा, उन्हें सपोर्ट करेगा, सऊदी पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान ज्वाइन करेगा। अब आज मुझे जय बताइए कि ईरान ने सऊदी पर हमला किया, रियाद पे हमला हुआ, आरामको जो वहां पर ऑयल रिफाइनरी है उस पर हमला हुआ है। जो पाकिस्तान कहाँ है? राइट, मक्का मदीना का जो गढ़ है, सबसे पायस प्लेस है सऊदी, वहां पे अटैक हुआ है। कहाँ है पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कह रहा था सऊदी हमारा ब्रदरली मुल्क है, UAE हमारा ब्रदरली मुल्क है। उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो तो ड्राइवर की तरह, उनके जो क्राउन प्रिंस हैं उनको गाड़ी से लेके गए थे एयरपोर्ट से। बट कहाँ है पाकिस्तान? आज सऊदी अमेरिका को कह रहा है कि आप ईरान के खिलाफ हमला जारी रखो, हमें ये जंग खत्म नहीं करनी है, और पाकिस्तान कहीं है ही नहीं। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम मीडिएट कर रहे हैं। अरे कौन सा मीडिएट आप करोगे बॉस? आप मीडिएट तो कोशिश करोगे कि आपका जो एक स्ट्रेटेजिक वो है वो आगे चले, जैसे आपने अफगानिस्तान में किया, और उसके बाद उनको ही मुंह की खानी पड़ी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने कोशिश की कि तालिबान जो है वो उनकी बी टीम की तरह काम करे, और अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में ही जंग हो रहा है। राइट, और कई महीने ये चलता रहेगा, क्योंकि आपने पश्तून पे हमला किया है। आपने पश्तून जो लोग हैं, पख्तून जो हैं, उन पे हमला किया है और उनको बोला है कि आप हमारे हिसाब से चलो, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो आपके ऊपर हमला होगा। राइट, और अभी अस्पताल पे आपने देखा कितना बड़ा हमला हुआ, 400 लोग मारे गए, 250 लोग इंजर्ड हुए वहां पे। अब आपको लगता है कि तालिबान इनको छोड़ेगा? और तो अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान। राइट, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है आसिम मुनीर इतने बड़े हाफिज हैं, जिनका मतलब है कि कुरान उनको कंठस्थ है, मतलब कुरान वो हाफिज हैं, तो वो जानते हैं पूरी कुरान। और जब भी वो अपने लोगों को, आर्मी को ये करते हैं तो बोलते हैं इंडिया जो है ये हिंदू लोग हैं, इनके खिलाफ हमें जिहाद करना है। पहलगाम से पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था। तो अब वो हाफिज जो है, मुझे लगता है अपनी कब्र जो है खुद खोद रहे हैं। राइट, इंडिया के खिलाफ तो जो किया और कोशिश कर रहे हैं अमेरिका की भी उनका साथ हो, चाइना भी उनके साथ हो, बाकी लोग भी साथ हों, बट धीरे धीरे जो है
पूरा इनका मुखौटा जो है उतर रहा है। इजराइल ने पहली बार इजराइल ने पिछले 30-35 साल में कहा है दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान आर्मी एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स इन गाजा। जो गाजा में एक नई फोर्स ट्रंप ला रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और कह रहे हैं कि अलग अलग 5-10 देश हैं, 15-20 देश हैं जो वहां पर अपने आर्मी भेजेंगे गाजा में एक सिक्योरिटी पैरामीटर बनाने के लिए। उसमें पाकिस्तान आर्मी भी थी। इजराइल ने बोला हम नहीं आने देंगे, पाकिस्तान आर्मी को बोलो घर पे रहे, हम नहीं आएंगे। और वो क्यों? क्योंकि हमास और जो लश्कर तोयबा है और जो पाकिस्तान आईएसआई है वो मिल गया है। राइट। और पिछले 4 सालों में, खासकर पिछले 3 सालों में, बार बार हमास के जो नेता हैं पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, बार बार मीटिंग कर रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं, पता नहीं पिछली बार आपको बताया था कि नहीं, पहलगाम के करीबन 1 महीने पहले मेरे एक बहुत ही सीनियर ऑफिशियल इजरायली के साथ दिल्ली में डिनर हुआ और मैंने हमास के बारे में बात की तो उन्होंने बोला हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, आप सतर्क रहिए। अब मुझे नहीं पता कि क्या उनको पता था पहलगाम होने वाला है, क्या उनको पता था लाल किला का कुछ होने वाला है, बट उनको कुछ तो पता था। तो इजराइल का ये रुख जो है पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बदला है। क्योंकि मुझे याद है आज से करीबन 10 साल पहले मैं एक इजरायली सीनियर डिप्लोमेट जो एम्बेसडर से उनका इंटरव्यू करने गया, उनको मैंने पाकिस्तान पर सवाल पूछा और वो नाराज़ हो गए मुझसे, गुस्सा हो गए। वो इंटरव्यू खड़े हो गए और निकल गए वहाँ से। उन्होंने बोला तूने मुझे पाकिस्तान पे सवाल क्यों पूछा? क्योंकि इजराइल पाकिस्तान में मध्यस्थता या फिर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता। जैसे हम हमास के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं। हमारा जो फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेटेजिक टाइज हैं इजराइल के साथ, लेकिन जब ईरान आता है तो हिस्टोरिक टाइज हैं। लेकिन पैलेस्टाइन के लोगों के हक में भी हम बोलेंगे कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए और हम ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ भेजेंगे। तो वैसे ही वो पाकिस्तान, उनको पता है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, लेकिन उसमें पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन आज पाकिस्तान का एम्बेसडर खुद मुझे कहता है कि हम पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल गाजा में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिस इज समथिंग। और इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली जो इक्विपमेंट है वो यूज़ हो रहा था। मैंने नेतन्याहू का इंटरव्यू किया पिछले महीने अगस्त में। मैं जेरूसलम गया और वहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय में मैंने उनको पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इस्तेमाल हो रही थी चीज़ें, चाहे वो मिसाइलें हों, चाहे वो रॉकेट्स हों, एयर डिफेंस हो या बाकी चीज़ें, इसमें इजरायली भी इक्विपमेंट है। तो नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि इजराइल ने जितना भी इक्विपमेंट इंडिया को दिया वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सक्सेसफुल रहा। इससे बड़ा एडमिशन क्या होगा? और इतना भी नहीं, ये भी कहा कि हमारा जो हमास के साथ जंग रही है या हमारा जो गाजा में अभी ऑपरेशन रहा है उसमें इंडिया से जो हमारी हेल्प मिली है उसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं। इतना ही नहीं, अभी जब मैं पिछले 1 महीने इजराइल में था, मैं 3 दिन के लिए गया था और 1 महीने के लिए फंस गया वहाँ पे, तो मैं वहाँ से लगातार रिपोर्ट कर रहा था। तो वहाँ पर एक बेट शेमेश करके जगह है, जेरूसलम और टेल अवीव के बीच में पड़ती है। तो मैं फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार का इंटरव्यू करके आ रहा था वापस। तो मेरी जो महिला एक कैमरा पर्सन थी, उनने मैं जो लोकल थी उनको मैंने बोला कि बेट शेमेश कितना दूर है? उन्होंने बोला 10 मिनट दूर। तो मैंने बोला चलते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ है तो वहाँ से रिपोर्ट करना लाजमी है। तो हम लोग वहाँ गए। जैसे बेट शेमेश पहुँचे हमने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देखी वहाँ। तो सिक्योरिटी देखी तो हमने सोचा कि यार जाना कितना सिक्योरिटी क्यों है? तो उसने भी मुझे बोला कि आमतौर पे ऐसे अटैक साइट पे इतना सिक्योरिटी नहीं होता। तो सिक्योरिटी ने हमसे आधा घंटा चेक वेक किया, फिर जाने दिया अंदर। जैसे ही मैं अपना वॉक थ्रू जो है वहाँ पर कैमरा के लिए रिकॉर्ड करना शुरू किया, पीछे मैंने देखा नेतन्याहू, वो मुआयना कर रहे थे पूरी जगह का। तो मुआयना कर रहे थे। तो उसके बाद अपनी इजरायली मीडिया के 10-15 लोग थे, उनको अपनी बातचीत की, हिब्रू में बातचीत की। उसके बाद मैं गया तो मैंने अंग्रेज़ी में उनसे पूछा कुछ कि विल यू स्पीक इन इंग्लिश, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उन्होंने शायद सुना नहीं या मेरे को इग्नोर कर दिया, चले गए। फिर मुआयना करने लगे। फिर जब अपनी गाड़ी की तरफ वो गए तो मैंने फिर से चिल्लाया कि मैं इंडिया से हूँ और कल रात को जो आपने मोदी जी से फ़ोन पे बातचीत की है इसके बारे में कुछ बोलेंगे। जैसे ही उन्होंने मोदी का नाम सुना, अच्छा, वो यू टर्न लिए, वो वीडियो है, वो यू टर्न करके वापस आते हैं चलते हुए मेरे पास और कहते हैं, ये कब की बात है? ये अभी मार्च 2 या 3 की बात है। ओके, आई थिंक मार्च 2 की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बॉस, मेरी कल रात बात हुई प्रधानमंत्री मोदी से, मैं कंफर्म करता हूँ और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल के लोग भारत के लोगों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं और हमारा जो बहुत कोऑपरेशन है बहुत स्ट्रांग है। और फिर बोला कि मैं डिटेल्स नहीं दे सकता क्या बातचीत हुई, बट बिल्कुल बातचीत हुई और मैं प्रधानमंत्री मोदी का
बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी कैमरा पर आया और कोई वहाँ पर इंडियन मीडिया या बाकी लोग नहीं थे। उसके बाद एक और वाकया हुआ जो मैं आपको ज़रूरी है यहाँ पर बातचीत करना, कि प्रोपेगेंडा कितना होता है और खासकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। ये नेतन्याहू मेरी जो बातचीत हुई इसके करीबन 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद अचानक से एक पाकिस्तानी न्यूज़ पोर्टल ने खबर डाली कि आदित्य राज कौल जो हैं इंडियन पत्रकार हैं, ये इजराइल में हैं और इन्होंने नेतन्याहू की लोकेशन लीक कर दी है। अच्छा। और इसके तहत नेतन्याहू को मार दिया गया है। हाँ, रूमर्स चली थी नेतन्याहू इज नो मोर, बहुत जबरदस्त रूमर चला। राइट। और मेरे ऊपर वो डालने का ये चलाया कि इसने, ये लास्ट बंदा था जिसने रिपोर्ट किया और पीछे दिखाया नेतन्याहू है, और उसके तहत ईरान ने मिसाइल दागी और मार दिया। अब उन बेवकूफ़ों कार्टून नेटवर्क वालों को ये नहीं पता चला कि बॉस पहले तो मैं लाइव रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था, राइट, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, और जब रिकॉर्ड करके 1 घंटे बाद मैंने भेजा तब तक नेतन्याहू अपने घर, मैं अपने घर, किसी को कुछ नहीं पता। और उसके ये भी जब उनका नहीं चला, ये बहुत वायरल हुआ। इनफैक्ट इतना वायरल हुआ कि ईरान की जो ऑफिशियल स्टेट मीडिया है उन्होंने भी ये खबर चलाई और बोला इजरायली जर्नलिस्ट, अच्छा, इजरायली जर्नलिस्ट इज लीकिंग इन्फॉर्मेशन। ओके। उसके बाद जब 2 दिन ये चलता, बहुत चला, मेरे परिवार लोग, बहुत लोग परेशान हुए और यहाँ से लोग मुझे पूछने लगे कि अरे तुमने क्यों लीक की लोकेशन? मैं, अरे भाई मैं क्यों करूँगा लीक? तो उसके बाद 2 दिन बाद उन्होंने चलाया कि मोसाद ने और इजरायली पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। ओह, ये खबर चलाई। इतना प्रोपेगेंडा चला रहे पाकिस्तान वाले, जबरदस्त प्रोपेगेंडा। हाँ। और लोग मेरे परेशान, सब पूछ रहे हैं अरे भाई तुम अरेस्ट हो गए हो क्या हो गया? वहाँ के जो डिप्लोमेट्स है वो मुझे पूछने लगे कि भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है? तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा चलाया गया। ये पाकिस्तान से शुरू हुआ। पाकिस्तान इज वेरी शार्प इन रनिंग दिस काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा, जबरदस्त, एंड फॉरेन मीडिया आल्सो बाइज इट, सीखना फॉर चाहिए। श्योर। ये उन्होंने चलाया, ईरान की ऑफिशियल मीडिया चलाने लगी। यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, उनके जो 2 रुपए वाले IT ट्रोल्स हैं, जो बेवकूफ़ हैं, दिमाग से पैदल हैं, बिल्कुल अकल से पैदल हैं, उन्होंने भी ये शुरू कर दिया कि आदित्य राज कौल जो है लीक कर रहा है इन्फॉर्मेशन। उनमें से कुछ अकाउंट हैं जो अभी बैन हुए हैं, विदल्ड हुए हैं, 1-2 अभी भी एक्टिव हैं। तो ये सच्चाई है। आप देखिए ना, आपका खुद का हिंदुस्तान का पत्रकार है, वहाँ पे काम कर रहा है, और उसके खिलाफ भी आप ऐसा चला रहे हैं। मेरी जान पर हमला हो सकता था, कोई प्रोवोक करके कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये जो, मतलब मैं गाली नहीं देना चाहता, बट ये रियलिटी है ऐसे लोगों की, ये मानसिकता है। इतने तुच्छ गटर लेवल के ये लोग हैं। एनीवेज, मैंने ऐसे बहुत, और इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट भी क्या है? मतलब कोई पॉलिटिकल बेनिफिट तुष्टिकरण इसमें तो क्या ही होगा, कितना करोगे? हाँ। उसके बाद अब ये बहुत प्रोपेगेंडा चलाने लगे कि AI वीडियोस हैं नेतन्याहू के, हाँ, उसकी 6 उंगलियां हैं, दिख रही, कॉफी नीचे नहीं गिर रही है, बिकॉज़ ऑफ द लाइट। I saw that video very carefully. मतलब बॉस, मैं उन जगहों पे गया जहां पर नेतन्याहू ने वीडियो रिलीज किया। सबने मेरे को बताया कि नेतन्याहू यहाँ आया था। नेतन्याहू ने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उसके बाद। उसके बावजूद ये लोग कहने लगे कि AI ये वीडियो, राइट। तो ये है प्रोपेगेंडा। अब जो जंगे हैं वो आप बैटलफील्ड में और बाकी जगहों पे तो देखेंगे, लेकिन साइबर वर्ल्ड का जो प्रोपेगेंडा है, आप देखिए ना, इतना ही प्रोपेगेंडा चला कि नेतन्याहू भी मजबूर हुआ कि मैं पब्लिकली 2-3 बार आऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों को दिखाऊं कि भाई मैं जिंदा हूं, कोई ये अटकलों पे मत जाइए। राइट। तो ये सारा पाकिस्तान से शुरू हुआ था, पाकिस्तान से शुरू हुआ। ईरान ने इसको आगे बढ़ाया, और यहाँ पर जो एक ये पॉलिटिकल पार्टी के IT तुच्चे लोग हैं, उन्होंने, क्योंकि काम तो है नहीं, इलेक्शन जीत नहीं रहे हैं, तो घर बैठे क्या करेंगे, तो यही कर रहे हैं। हमारी दाऊद वाली बात अधूरी रहेगी। आपने वहां पे अपना रिपोर्टर भेजा, फिर क्या हुआ? तो रिपोर्टर भेजा, करीबन 17 या 18 की बात हो गई है, और आई थिंक कि DHA या क्लिफ्टन या व्हाइट हाउस कहीं तो भेजा था। और उन्होंने क्या किया, रिपोर्टर भी यंग था, पैशनेट था, वहाँ का लोकल पाकिस्तानी, तो वो वहाँ पर गया और उसने अपना मोबाइल कैमरा या बाकी जो कैमरा था पूरा ऑन किया, पूरा वो चलाया, और हमने उसको बोला था लाइव ही रख, तो उसने लाइव ही रखा और हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया और चलाया फर्स्ट विजुअल्स ऑफ दाऊद हाउस, पूरा चलाया चैनल में। और इमीडिएटली उसको जो है आई थिंक शाम तक उसको पकड़ लिया, और ISI ने अगले 24 घंटे तक अपने पास रखा, और उसको बोला कि भाई तुम्हारी माँ है, तो हमें पता है तुम्हारी माँ कहाँ रहती है। अच्छा। और पूरा उसको ऐसा धमकाया, ये किया वो किया। तो उसने बोला कि यार नहीं, मैं इंडियन चैनल के लिए काम करता हूँ, उन्होंने मुझे बोला था यहाँ आने के लिए, ये वो, बट बहुत उसको धमकाया, और 24 घंटे बाद उसको जो है छोड़ा गया। तो ये रियलिटी है, कुछ ना कुछ तो वो छिपाना चाहते हैं वहाँ पे। एक पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, क्या दाऊद इब्राहिम जिंदा है? देखिए, सच्ची बात तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि दाऊद जिंदा है या नहीं है। और ये सिर्फ दाऊद की बात नहीं है, मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी है, जिसके परिवार वालों को मारा गया था ऑपरेशन सिंदूर में, मुझे बहुत ज्यादा शक है कि मसूद अजहर मर चुका है। अच्छा।
क्योंकि मसूद अज़हर जो है, मैं उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करता था, क्योंकि मसूद अज़हर अपने आप को जर्नलिस्ट भी कहता था। अच्छा। और मसूद अज़हर एक अल कलाम वीकली करके उर्दू में एक बयान निकालता था हर हफ्ते, और उसी का स्पोक्स पर्सन सैफुल्लाह उसका ऑडियो निकालता था। ये कई सालों से बंद हो गया है। 2019 या 2020 के आसपास से मुझे नहीं लगता ये ऑडियो आया है। अच्छा। और 19-20 के बाद ही मुझे नहीं लगता मसूद अज़हर भी सामने कहीं पे आया है। एक आध बार उसका ऑडियो आया है, बट वो पुराना भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे बहुत शक है। न्यूज़ में भी नहीं आता। न्यूज़ में भी नहीं आता। हाँ। कहीं पे मसूद अज़हर की बातें बहुत होती हैं, राइट। लेकिन वो खुद नहीं आता। जैश ए मोहम्मद की बातें होती हैं, उनका टेरर सब कुछ चलता है, लेकिन ये तो ऐसा चलाता है ना। जैश ए मोहम्मद, मसूद अज़हर, बाकी तो इररिलेवेंट है। और बहुत ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन्होंने बेसिस अपने चेंज किए हैं। जो बावलपुर में थे या बाकी जगहों पे थे, उसको खैबर पख्तूनख्वा की तरफ लिया है, थोड़ा इंटीरियर में, इंडिया से दूर, ताकि जो है इंडिया के पास जो पंजाब में जगहें हैं वो और इंटीरियर में ली जाएं। तो मुझे लगता है एक पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक बयान दिया था 18 या 19 के आसपास कि मसूद अज़हर बीमार है और अस्पताल में है, मिलिट्री हॉस्पिटल में है। उसके बाद कोई नहीं आया। अच्छा। तो कोई बड़ी बात नहीं कि मसूद अज़हर मर गया हो और पाकिस्तान डर के मारे रिलीज़ ना कर रहा हो, ताकि उनकी जो पब्लिसिटी लेवल है वो कम हो जाए। क्योंकि मसूद अज़हर का खौफ है लोगों को, भाई जैश ए मोहम्मद का चीफ है, UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर बता दें कि उसको मार दिया या मर गया या हेल्थ रीजन से मर गया, कुछ भी, तो उनकी जो है वो PR, जैश ए मोहम्मद का PR एकदम ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही दाऊद का है कि दाऊद का एक अंडरवर्ल्ड डॉन का जो इमेज है, वो 40 साल पुराना फोटोग्राफ है, वो मैच देखते हुए, उसके बाद कुछ आया ही नहीं है। तो पाकिस्तान के फेवर में ही जाएगा, वो रिलीज ना करें। इंडिया को हमेशा लगे कि भाई दाऊद वहीं रह रहा है, जिंदा है। राइट। ओके। आपके जो ओपनिंग क्रेडिट्स है फिल्म के, जहाँ पे आपका नाम है आदित्य राज कौल एज रिसर्च कंसल्टेंट, देयर इज वन मोर नेम, दिव्या S, वो कहीं पे नहीं दिखते। कौन है ये? देखिए, आपने इसे नोटिस किया, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने इसे नोटिस किया है। दिव्या S इस फिल्म के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना पाकिस्तान में अननोन गनमैन। तो कुछ सिक्योरिटी या सेंसिटिविटी के कारण वो जो है सामने नहीं आते, लेकिन दिव्या S का इन स्टोरीज़ में एक्यूरेसी में है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, कोवर्ट ऑपरेशंस में बहुत बड़ा योगदान रहा। और हम तीनों ने, आदित्य, मैंने और दिव्या ने मिलके जो है पूरे स्टोरी बोर्ड को देखा, समझा, परखा। और दिव्या ने तो बहुत जगह शूट में भी मदद कराई कि ऐसी कोई सेंसिटिव लोकेशंस थी, लद्दाख हो गया या पंजाब हो गया, जहाँ पर शूट में डिफ़िकल्टीज आ रही थी। तो दिव्या वो हमारे एक अननोन खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। तो आई होप फ्यूचर में वो आ पाए, लेकिन अभी मुझे लगता है कुछ कारणवश, जिनका नाम भी शायद दिव्या ना हो, इज व्हाट आई एम फीलिंग नाउ। यू नेवर नो, यू नेवर नो। ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट 26/11। जब 26/11 हुआ तब व्हाट वाज द फॉर्म एंड शेप ऑफ रॉ, और तब हम क्यों कुछ नहीं कर पाए, क्यों नहीं किया? Number one question that, and then I will come to what Ajit Doval ji did after that when he became the NSA. So let's first talk about 26/11. देखिए, 26/11 was, I think, India's biggest intelligence failure. I have no doubts in saying that. Just like पुलवामा, आपका बहुत बड़ा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ह्यूमन नेटवर्क एज वेल एज टेक्निकल नेटवर्क। और जब आपके पास कुछ ऐसे अंदेशा है, थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस है कि कुछ होने वाला है, तो तब तो आपको एटलीस्ट, आप बोलते हैं ना कि कोशिश करके अगर हारे तो समझ आता है। अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो मतलब आपके ऊपर तो सवाल खड़ा हो जाता है। तो 26/11 में यही हुआ। मेरे को पूरा पता है कि जो महिला वहाँ पर एक कंट्रोल रूम में IB हेडक्वार्टर्स में बैठी हुई थी, जो सुन रही थी और कश्मीरी में बातचीत हो रही थी आतंकवादियों के बीच में, वो इसके बारे में बातचीत कर रहे थे कि बम्बई में या अपना जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर कहीं पे कुछ बहुत बड़ी गतिविधि होने वाली है अगले कुछ घंटों में। और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, और हमने इतनी कैजुअलिटीज़ देखी अगले 3 दिन वहाँ पर। उसके बाद भी वो जो हमारे NSA थे उस वक्त, शिवशंकर मेनन, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मिलिट्री जो है और जो इंटेलिजेंस है इंडिया की, उन्होंने ऑप्शन दिया था सरकार को कि लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर्स है मुरीद के पाकिस्तान में, हम उस पर अटैक कर सकते हैं, उसको रेस टू द ग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं, मेसुनाबूद कर सकते हैं। लेकिन तब की सरकार ने एक पॉलिटिकल कॉल लिया कि हम अटैक नहीं करेंगे, हम रिवेंज नहीं लेंगे, और हम जो है पाकिस्तान के साथ अपने बुरे ताल्लुकात नहीं करना चाहते, स्ट्रेटेजिक टाइज हमारे जो है रीजनली ख़राब हो जाएंगे।
एक वो था इंडिया और एक आज था इंडिया। अब मैं ये किसी की वाहवाही नहीं करना चाहता, कोई पॉलिटिकल प्रेज नहीं करना चाहता, बट बेसिक है बॉस कि अगर आपके ऊपर आतंकवादी हमला घर में होता घुस के है मार रहा है तो और at अगर least आप जवाब चुप तो दो। रह रहे हैं तो अगली बार तो वो 2 गुना आतंकवादी हमला करेगा। राइट। और यही हुआ हमारे साथ भी। अब कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों के साथ आतंकवादी हमला हुआ, आप चुप रहे। आज तक जिन जिन आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को मारा है उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई है, इंक्लूडिंग यासीन मलिक, बिट्टा कराटे और बाकी लोग। आप अगर 90 में जो हमले हुए हैं, हिंदुओं को आप शरणार्थी बना दिया, हिंदुओं को नहीं छोड़ा, आप उस पर आज भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आज तो आपकी सरकार 12 साल से है, आपको एटलीस्ट एक कमीशन का गठन करना चाहिए था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आप वो तो करिए। आप देखिए वो नहीं हो रहा। मैं दाद देता हूं कि आपकी काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है। चाहे दिल्ली के लाल किले पे भी हमला हुआ जो पिछले 14 साल में पहली बार हुआ है। राइट। 14 साल में दिल्ली में कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ और ये पहली बार हुआ। फॉर एवरी अटैक देयर इज ऑलवेज सम और द अदर इंटेल। इंडिया का इंटेलिजेंस नेटवर्क कितना बड़ा है, बिकॉज हर एक अटैक के बाद कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है कि इसकी इंटेल तो थी, थोड़ी बहुत इंटेल तो थी, थोड़ा बहुत अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। डू यू थिंक आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क इज सो स्ट्रॉन्ग कि हर एक अटैक के पहले कुछ ना कुछ तो इंटेल या कुछ तो मिल ही जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारा इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। हाँ, आर्टिकल 370 के बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि हमने इंटरनेट बंद कर दिया पूरा करीबन 1-1.5 साल, और उसके बाद जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस था वो बहुत वीक हो गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, और इतनी एजेंसीज हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ छूट जाए। लेकिन कश्मीर आपको देखना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी जगह है, जंगल बहुत बड़े हैं, पहाड़ हैं, टेरेन बहुत ख़राब है बहुत इलाकों में। वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है रेडिकल्स की, जो OGWs हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे मोहम्मद को मदद करते हैं। तो इंटेलिजेंस पहलगाम से पहले भी था कि भाई आतंकवादी इस जंगल के आसपास कहीं घूम रहे हैं। लेकिन वो जंगल आप मान लीजिए 25, 30, 40, 50 किलोमीटर लंबा है। आप कैसे वहाँ पर ढूंढेंगे अनलेस आपके पास कुछ ऐसा औजार हो या कोई ऐसा बंदा हो जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन दे। तो ये इंटेलिजेंस था कि कुछ आतंकवादी का एक ग्रुप है जो कई दिनों से यहाँ घूम रहा है, कुछ कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यू हैव लिमिटेड इंटेलिजेंस ऑन विच यू हैव टू ऑपरेट एट टाइम्स। वो भी एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर है, बट यू हैव टू लिव विद इट। राइट। आई वांट टू टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ द ISI हेड्स और ISI मेजर्स एंड जनरल्स, जो मेजर इकबाल बताए गए या उनके फादर बताए गए, जो उनका जो माइंडसेट, जो जिहादी माइंडसेट दिखाया गया है कि मैंने हिंदुस्तानी की गर्दन काट के मुशर्रफ के दस्तरखाने पे रखी थी, दूसरे हिंदुस्तानी की गर्दन लटकाऊंगा मैं मुरीदके की मीनार पे। तो डू यू थिंक ये मजहबी जिहाद है वहाँ का या फिर वो बिजनेस जिहाद है? क्योंकि मैं अभी किसी से मिला लंदन में, पाकिस्तान से ही थे वो, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज़ अ बिजनेस दैट आर्मी रन्स, ISI उनका सेल्स ऑफिस है। ISI कॉन्स्टेंटली थ्रेट क्रिएट करते रहता है, जिसकी वजह से आर्मी को एक्टिव रहना पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आर्मीज बिजनेस रन्स। और जितने भी जनरल्स और मेजर्स वगैरह होते हैं वहाँ से रिटायर होके कहीं ना कहीं यूरोप में सेटल हो जाते हैं। बीच में तो कहीं पे फैक्ट्रीज बन रही थी कुछ ऐसे इलाके में जहाँ से बहुत सारे रिक्रूट्स आते हैं आर्मी में, तो फैक्ट्रीज बंद करवा दी गई क्योंकि अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस ना मिले उनको और उनको आर्मी ही ज्वाइन करनी पड़े। तो दे रन आर्मी लाइक अ बिजनेस। तो ये मजहबी जिहाद है उनका या बिजनेस है? व्हाट डू यू थिंक? दोनों है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जय कि इंडिया का जो इतिहास है या भारत का जो इतिहास है, ये आप कहाँ से शुरू करेंगे? आप ऋग्वेद में जाएंगे, आप पुराण में जाएंगे, आप हमारे रामायण महाभारत में जाएंगे, है ना, आप उसको स्टडी करेंगे। पाकिस्तान का इतिहास कब से शुरू होता है? 1947 से, क्योंकि उससे पहले अगर वो जाएंगे तो वो भी ऋग्वेद, रामायण और महाभारत के चंगुल में फंस जाएंगे। और पाकिस्तान के स्कूलों में जो इतिहास आज पढ़ाया जाता है वो 1947 से पढ़ाया जाता है। उसमें भी ये कहा जाता है कि ये हमारी फतेह है कि कैसे पाकिस्तान बना, एक इस्लामी मुल्क बना, और हमने जो है इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, जिन्ना ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो वहाँ पर रियलिटी ये है, जो मज़हब की आप बात कर रहे हैं ना, वो मज़हब एकदम दिमाग में कूट कूट के उनके भरा गया है कि आपका इतिहास 1947 से है, उससे पहले आपका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था, ख़त्म बात। कोई सेक्युलरिज्म नहीं, कोई महात्मा गांधी नहीं, कोई हमारा हिंदू इतिहास नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सिविलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। तो वो इनग्रेन्ड है कि आप एक इस्लामिक कंट्री हैं,
आपका इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आपका जिहाद है, आपकी कुरान है, वही आपको पढ़ाया जा रहा है, हदीस है, वही आपको पढ़ाया जा रहा है। एक और डिस्टर्बिंग विजुअल मैंने देखा, पाकिस्तानी एलिट्स व्यूअर्स थे जो फिल्म देख के दुबई में या कहीं पे फिल्म देख के निकले, और वो बोल रहे थे दिस आर एलिट्स, हाँ मतलब बहुत वेल टू डू फैमिलीज से आते हुए दिखते थे, और वो बोल रहे कि मेजर इकबाल वापस आएगा, हम वापस आएंगे। एक ऐसा बंदा जो जिहादी दिखाया गया है, जो बोलता है कि हम हिंदुस्तानी औरतों को कौड़ियों के दाम बेचेंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे, इतना खून बहाएंगे, और पाकिस्तानी एलिट्स जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बोलते हैं कि मेजर इकबाल वापस आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वहाँ की आवाम को प्रॉब्लम नहीं है भारत से, बट ये तो कुछ उल्टा ही दिख रहा है। अब ये वही है ना, जिसकी जैसी पैदाइश होगी, जिसकी जैसी अपब्रिंगिंग होगी, वो वैसे ही इंस्पिरेशन देखेगा अपना। पाकिस्तान का कोई बंदा दुबई में है, फिल्म देख रहा है, उसके लिए इंस्पिरेशन ISI है या आतंकवादी है या हाफिज सईद है या मसूद अजहर है। इंडिया में अगर कोई फिल्म देके बाहर निकलेगा, उसके लिए विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी तक, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अभी तक के जितने भी हमारे महारथी हैं, औरबिंदो तक, सब होंगे, है ना। तो ये एक स्पष्ट डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान का रैडिकल इस्लामिस्ट माइंडसेट जो रहा है, खासकर इंडिया के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, वो उसको डूब रखा है पूरी तरीके से। उनकी इकोनॉमी डूबी है, उनका पॉलिटिक्स डूबा है, उनकी सिक्योरिटी डूबी है, लेकिन उनकी जो ओवरऑल एक सोसाइटी का एक कैरेक्टर होता है वो खत्म हो गया है। उनके लिए कोई ऐसा फिगर ही नहीं है जो उनको इंस्पायर कर सके, है ना। कोई आपके पास इंडिया में हजारों, कोई कमी है? आपके एक्टर से लेकर, जर्नलिस्ट से लेकर, पॉडकास्टर से लेकर, मतलब हर वर्ग में हजारों लोग हैं जो आपको इंस्पायर कर सकते हैं हर दिन। आपकी एजुकेशन सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, कंपटीशन देखिए एजुकेशन में कितना है। आपके इंजीनियर से लेकर, साइंटिस्ट से लेकर, AI में चीज़ें हो रही हैं, जो अमेरिका में भी AI में चीज़ें कर रहे हैं वो इंडियन है। जो टॉप IT की कंपनीज हैं, जितने भी डिस्ट्रप्टर्स हैं आजकल के युग में, उसमें मैक्सिमम CEOs और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियंस हैं। पाकिस्तान का कौन है? पाकिस्तान इज अ ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री। इंडिया इज ग्लोबल हब ऑफ इनोवेशन, है ना। नए डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो डिफरेंशिएट करना, ये तो दूर दूर तक, मतलब हम अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब ये तो ऐसी कौम है, मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और बहुत ऐसे लोग हैं जो प्राइवेटली आपसे मानेंगे भी कि यार देखो हमारे देश का क्या हाल हो गया है, पब्लिकली बोलेंगे तो उनको कोड़े पड़ेंगे। अजित डोभाल सर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है फिल्म में, या कोई भी कैरेक्टर जो अजित डोभाल सर से इंस्पायर्ड हो या उन पे बेस्ड हो, ही ऑलवेज सीम्स टू हैव एन अपर हैंड। बीट अ सिचुएशन, नेगोशिएशन, कोई ऑपरेशन हो, वो हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे रहते हैं। तो कैसे कोई बंदा इतना इन्विंसिबल हो सकता है? कैसे कोई बंदा इतना सक्सेसफुल, इतना शार्प हो सकता है? आप तो बहुत बार उनसे मिले हैं, उनके साथ काम भी किया है, तो व्हाट मेक्स हिम सो इन्विंसिबल? देखिए, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर कैरेक्टर, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, इट्स ऑल्सो ऑल अबाउट हाउ ग्राउंडेड यू आर। तो मिस्टर डोभाल हैज़ बीन दैट पर्सन जो पूरी तरीके से ग्राउंडेड रहे हैं। ही अंडरस्टैंड्स द पोजिशंस, पर्सपेक्टिव्स ऑफ थिंग्स, एंड ही इंटरेक्ट्स विद एवरीबडी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पुलिस वालों से इंटरेक्ट करेंगे या करेंगे, हर तबके के लोग से जो है इंटरेक्ट करते हैं। और उनका जो एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर, वो अलग लेवल का है। वो भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिविलाइजेशन में बिलीव करते हैं, हिंदू सिविलाइजेशनल सनातन धर्म में बिलीव करते हैं पूरी तरीके से। और बहुत सारी स्पीचेस हैं इसमें, मैं ऐसा कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं आपको दे रहा। आप यूट्यूब पे जाइए और जितने भी उनके एनुअल लेक्चर्स होते हैं वो आप सुनिए, तो वो आपको बताएंगे कि इंडिया को वो कैसे देखते हैं आगे बढ़ते हुए। विजडम का ऑलवेज रेफरेंस रहता है, थोड़ा बहुत विजडम उनका रहता है। और बहुत ही उनका, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है बहुत ही एक फ्रेंडली है और नर्म दिल का है। उनका इमेज जो है जेम्स बॉन्ड का है, लेकिन अगर आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, एक तो वो बहुत शार्प हैं, जब आपसे बातचीत करेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खुद जो है नोट्स लिखेंगे। इस एज में भी, आई थिंक इज अबाउट 80 नाउ, 84, और तब भी वो पूरा नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, और लोगों की मदद करते हैं, साइलेंटली लोगों की मदद करते हैं। कोई उसमें वो नहीं है। और आज भी मैंने उनको अभी इजराइल में देखा कैसे थे, इससे पहले ओमान में थे, जॉर्डन में थे, तो प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं। और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि सरकार के लिए भी ये डिफिकल्ट होगा टू फिल इन हिज शूज, बिकॉज हिज इमेज इज सो बिग नाउ, एंड हु विल रिप्लेस हिम? There is nobody who can replace him. If you were to briefly describe his contribution in strengthening Indian intelligence and counter-terrorism, how would you briefly describe his contribution? I think Mr. Ajit Doval has brought a complete paradigm shift
when it comes to intelligence agencies here in India, how they operate, how they think, and how they operate. And that means that you can be defensive to a level. But one, you have to be offensive when the time comes, and you have to take a call and make things happen. And that means कि आप 30 साल, 40 साल, 50 साल से कह रहे हैं कि 370 को एब्रोगेट करना है. उसके बाद पॉलिटिकल कॉल ली जाएगी, डिप्लोमेटिक कॉल ली जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली तो सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करना है ऑन ग्राउंड. एंड सिक्योरिटी को इंटेलिजेंस कौन देगा? सिक्योरिटी को ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही मॉनिटर करेगा. तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में जो 370 हुआ, अजीत डोवाल हिमसेल्फ वेंट ऑन ग्राउंड. ही स्पेंट अ वीक देयर, देन ही वेंट आउट, ही हैड टू गो फॉर अ फॉरेन विजिट, देन ही केम अगेन. दैट सेज अ लॉट अबाउट हिज कैरेक्टर. तो कोविड जब हो रहा था, ही वॉज मॉनिटरिंग एवरीथिंग कि ITBP क्या कर रहा है, आर्मी क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं. और उसके बीच भी जब मेरे को प्रॉब्लम आई, मैं कोविड के दौरान मेरे अंकल जो हैं पूरी तरीके से बीमार पड़ गए थे. मैं बहुत हर जगह मैं खुद वॉलंटियर कर रहा था, हेल्प कर रहा था लोगों की. मुझे नहीं पता था कि मेरे परिवार को भी ऐसी स्थिति आएगी. सो वन डे ऐसा हुआ कि मेरे अंकल बहुत बीमार पड़े. ही वॉज इन हिज mid-70s, और वो भी इंटरेस्टिंगली IB के लिए काम करते थे बहुत साल पहले. तो अब मैंने हर अस्पताल फ़ोन कराया, हर जगह दरवाज़ा खटखटाया, कहीं मिला नहीं. और ये सेकेंड वेव था जो एकदम पीक. तो कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं, कुछ नहीं. तो मैंने हर जगह मैसेज पहुंचाया कि भाई कुछ हेल्प हो जाए, कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं. और कई घंटे बीत गए, मैं रो रहा था अपने कमरे में बैठ के, कुछ नहीं हो पा रहा था. तो अचानक मुझे इनके डोवाल साहब की PPS का फ़ोन आया. तो उन्होंने मुझे बताया कि डोवाल साहब बात करना चाहते हैं. तो मैं फ़ोन पे आया, तो बोला अरे कॉल, तुमने बताया नहीं तुम्हारे अंकल की तबीयत ख़राब है. तो मैंने बोला नहीं. बोला तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने बोला नहीं, मतलब ऐसे कैसे मैं आपको बताता. बोला नहीं, इन्होंने मेरे साथ काम किया. मैंने बोला हाँ, कई साल पहले इन्होंने 2004-2005 में आपके साथ काम किया. बोला क्या है स्थिति? मैंने बोला बेड रिडन है, तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अर्जेंटली हॉस्पिटल करना है, बट कहीं जगह ही नहीं है. बोला कोई बात नहीं, मैं अभी कराता हूँ. तो ITBP हॉस्पिटल में इमीडिएटली उनको शिफ्ट कराया और उनकी जान बच गई. 15 दिन तक वो वहाँ पर थे एंड हिज लाइफ वॉज सेव्ड थैंक्स टू मिस्टर डोवाल. और इसके बाद मैं करीबन कुछ महीने, 3 या 4 महीने बाद डोवाल साहब से मिलने गया. तो मैंने हाथ जोड़े और बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल. तो बोला नहीं, ये तो परमम धर्म, जैसे यहाँ पर धुरंधर में आता है बलिदान परमम धर्म, वैसे ही उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मेरा धर्म था, ये तो मुझे करना था. वाह. और ये मेरी कहानी नहीं है, ऐसे कई लोगों की उन्होंने जो है साइलेंटली मदद की है और कर रहे हैं. सो हिज कैरेक्टर इज अनदर लेवल, हिज अंडरस्टैंडिंग इज अनदर लेवल. ISI तो खौफ खाता होगा उनसे. आप देखिए है ही एक जो इमेज उनका जेम्स बॉन्ड का है ओवरऑल. तो ISI कुछ भी बोल ले सामने, उनको गालियां दे, उनको कुछ भी अटैक करे, बट रियलिटी है कि वो कहीं ना कहीं तो डरे हुए हैं. कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जो NSA इंडिया के बैठे हुए हैं, ये हर चीज़ मॉनिटर करते हैं. आदित्य भाई, ये जब कोवर्ट ऑपरेटिव्स वापस आते हैं अपने मिशंस कंप्लीट करके, तब वापस अपनी फैमिली के साथ इंटीग्रेट हो पाते हैं क्या? बिकॉज मेंटली बहुत टॉर्चर हुए होते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई होती हैं जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. इतनी ब्रुटैलिटी, इतना वायलेंस, ऐसी सिचुएशंस, ऐसा माइंडसेट, इन लोगों के बीच में रहना, उन दरिंदों के बीच में रहना, वहाँ से वापस आके क्या वो अपने फैमिली के साथ रेगुलर नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं क्या? या फिर वो अजित डोवाल बन जाते हैं या फिर कुछ और ही करते हैं? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है. हम पिक्चरें बना लें, हम डॉक्यूमेंट्रीज बना लें, हम आर्टिकल्स लिख लें, या हम पॉडकास्ट कर लें और चर्चा करें इस बारे में, लेकिन जो उनकी आप बीती है वो तो वो ही जानते हैं. चाहे वो ऑपरेटिव हो, चाहे वो एक कोई बंदा हो जिसको रॉन्गफुली डिटेन करके. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 18-18 साल वहाँ पर पाकिस्तान की जेल में रखा है, और वो 18 साल बाद आए हैं, और वो यहाँ पर टीचर थे, और 18 साल वहाँ पर जेल में रख कर यहाँ पर आए हैं. और 18 साल के दौरान कश्मीर में आपने देखा कि कैसे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, सब कुछ हुआ. उस दौरान वो वापस आए, और फिर वो यहाँ पर उत्तराखंड में कहीं पर एक छोटे से घर में वहाँ पर रहे और अकेले रहे पूरा टाइम. तो उनका मेंटली जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि वो किसी के साथ रहना नहीं चाहते थे, किसी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते थे. कुछ मीडिया ने भी उनसे कोशिश की कभी कभी बात करने की, लेकिन ज़्यादा उन्होंने बिल्कुल खुल के कभी बातचीत नहीं की. लेकिन जब वो 18 साल वहाँ पर थे पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में, वहाँ पर जितने भी इनोसेंट विक्टिम्स थे उनकी उन्होंने हेल्प की.
मतलब वो लॉयर नहीं थे, वो टीचर थे। एक तो उन्होंने वहाँ पर जो जेल के जेलर थे उनके बच्चों को पढ़ाया, और दूसरा जितने भी लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे थे उनके लिए वकालतनामा या जो भी कुछ लिखना होता था, चिट्ठी लिखनी होती थी, वो लिखते थे। ये है कैरेक्टर बंदे का। तो ऐसी चीज़ें हैं कि मेंटली इट इम्पैक्ट्स यू टू अनदर लेवल। और कई बार ऐसा होता है, जो आप ISI की बात करें, हमारी एजेंसी की बात करें, मोसाद की बात करें, बहुत बार यू कांट पब्लिकली एक्नॉलेज, बहुत बार क्या 90 ऑलमोस्ट 100% unless वो डिक्लासिफाई होता है, नहीं की बात कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। दिस इज, इफ यू आर गोइंग इनटू सच अ मिशन, यू आर 100% मेकिंग अप योर माइंड कि बॉस मैं ये देश के लिए कर रहा हूँ, एंड दिस इज अ सैक्रिफाइस। आई विल गेट नो रिटर्न, आई विल गेट नो मेडल, आई विल गेट नो एक्नॉलेजमेंट, एंड आई विल गेट नो अपलॉज और क्लैप्स फ्रॉम द इंडियन पब्लिक और पाकिस्तानी पब्लिक और विच एवर कंट्री इज इन्वॉल्व इन दिस। सो ये है रियलिटी ऑफ अ कोवर्ट ऑप। आप आर्मी में, पुलिस में या बाकी किसी भी संस्था में आपको मेडल तो मिलेगा, आपकी वाहवाही होगी, आप सोसाइटी में रिकग्निशन मिलता है, बहुत मिलेगा। पाकिस्तान में तो इतना नहीं है। पाकिस्तान में आप मारे जाओगे तो कोई पूछता नहीं है। वहाँ पर आप कुछ जो एलीट है उनको आप मेडल्स पकड़ा देते हैं। लेकिन आप देखिए ना, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में रोज मरते हैं पाकिस्तानी सोल्जर। कहीं एक्नॉलेजमेंट आती है? रिपोर्ट ही वो करते तो बहुत बड़ी बात नहीं होता। हमारे यहाँ पर कश्मीर में एक का सैक्रिफाइस हो, 2 का हो, 10 का हो, पब्लिकली एक्नॉलेज होता है, राइट, ट्वीट होता है, लाइव वीडियो जाता है जब आखिरी सैल्यूट हम दे रहे होते हैं, और पब्लिकली उनको जो है नवाजा जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, उनकी सैक्रिफाइस के लिए म्यूजियम्स बनाए जाते हैं, उनके लिए फाउंडेशंस बनाई जाती हैं। वहाँ पर तो इंडस्ट्री है, वहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ भेड़ बकरी है, वहाँ 100 मरे 10 मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है। तो हमजा का जो कैरेक्टर है, या जसकीरत जिसको मैं बोलूँ, ये मेरे तौर पे एक ट्रिब्यूट है इंडिया के जितने भी कोवर्ट ऑपरेशंस में हमारे ऑफिसर्स रहे हैं, हमारे लोग रहे हैं, इनोसेंट्स रहे हैं। और कोवर्ट ऑपरेशन की खास बात यह है कि इसमें कोई IPS अफसर या बाकी लोग नहीं आते, इसमें आम हिंदुस्तानी आता है। इसमें चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो कोई भी हो, इसमें कोई भी आ सकता है। दुनिया भर में आप देखिए, कोवर्ट ऑपरेशन में कोई भी आप इस इंसान का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है धुरंधर और जसकीरत हमजा का जो ये कैरेक्टर है, ये एक बहुत बड़ा एक ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, इंडिया के लोगों की तरफ से, उन सब जाबाजों को जिन्होंने इंडिया के लिए अपनी शहादत भी दी, इंडिया के लिए अपनी कुर्बानी दी, और भारत माता को, भारत को सबसे ज़्यादा सर्वप्रिय रखा। मेरे दिमाग में जब से वो सर्वजीत का केस था, मेरे दिमाग में था, मैं यंग टीवी रिपोर्टर था उस वक्त, मैं 1 महीना भी मेरी नौकरी को नहीं हुआ था, और मैं ऑलमोस्ट टीयर्स में था कि देखो यार क्या हुआ, एंड फील सो हेल्पलेस कि मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते। और थिएटर में जब मैं बैठा हुआ था, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, दिव्या, और मैं उसको देख रहा था, आखिरी सीन फिल्म का, जब जसकीरत वापस आता है, और मेरे मन को वो विचलित कर गया कि भाई देखो क्या हो रहा है। आमतौर पे आप स्पाई थ्रिलर्स या बाकी देखेंगे, वहाँ पर आपको लव स्टोरी दिखेगी, वहाँ पर गाना बजाना दिखेगा, ये सब दिखेगा, ठीक है, उन लोगों का ये वो पर्सपेक्टिव है, मैं कुछ उनके खिलाफ नहीं बोलूँगा। लेकिन आप आदित्य धर का सिनेमाटोग्राफी देखिए, उन्होंने जितना रियलिस्टिक हो सकता है दिखाया, और एंड पे खुशी का वो नहीं दिखाया मंजर, या एंड में कोई एकदम पेट्रियोटिक जिंगोइज्म ये सब नहीं दिखाया। उन्होंने सच्चाई दिखाई कि बंदा वापस आता है, ह्यूमन साइड ऑफ हिम, और ह्यूमन साइड क्या है, क्या कैरेक्टर है, क्या रियलिटी है, फैमिली के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। और so that was a scene when I was really in tears. Yes, right? yes. एक तरफ खुशी है कि जीत के आ गए वापस, और फिर जब वो सीन आता है ना, तब वो खुशी चली जाती है, तब उसकी ह्यूमन साइड दिखती है आपको, और आंख में आंसू आ ही जाते हैं। आंख में आंसू आते हैं, और आपके मन को ये टटोलता है, और आपको सोचने पे मजबूर करता है कि भाई वही चीज़ जो विक्रम सूद साहब ने मुझे कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड गवर्नमेंट्स who want to be assertive must have long memories. So will India have a long memory to recognize our soldiers, our men who are doing these covert operations? True. I think we should all have, and salute to all our brave hearts who sacrifice their lives, their families for us. Absolutely, no doubts about that. I think this is a small
मूव. आई रियली होप कि आदित्य अब आगे भी धुरंधर 3 और 4 बनाए ताकि इस मोमेंटम को हम जारी रखें. मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन दिस इज़ अ ग्रेट ट्रिब्यूट. और लोगों में भी जो ये ऊर्जा आई है, सोशल मीडिया पे इतना चैटर हो रहा है, लोग इतने पागलपन है धुरंधर को लेकर, ये इसलिए भी है कि एक तो जज्बा है, एक तो ये दिखाया है कि कैसे हो रहा है. ये ऐसा नहीं है कि मिसाइलें चल रही हैं और जंग हो रहा है और पॉलिटिक्स है और ये सब है. इसमें एक रियलिस्टिक कैरेक्टर्स दिखाए हैं, रियल लाइफ कि कैसे होता है और क्या होता है, कैसे आप इंट्रूड कर सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, क्या होता है. तो लोगों ने वो देखा है, महसूस किया है. और एक जैसे आपने बोला ना ह्यूमन साइड, एक ह्यूमैनिटेरियन साइड जो है वो भी पता चला कि कैसे चीज़ें होती हैं. तो आई एम श्योर कि इस धुरंधर फिल्म के बाद बाकी फिल्म मेकर्स, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, एक नई पीढ़ी है, वो भी इंस्पायर होंगे एक नए तरीके का सिनेमा देने में. क्योंकि मैं कहता हूँ कि आदित्य दर की जो ये फिल्म है, ये फिल्म नहीं है सिर्फ. दिस इज फर्स्टली ग्लोबल सिनेमा. दिस इज इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिनेमा. अब इसको ऑस्कर मिलेगा, बाफ्टा मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सेकेंडरी है. मुझे लगता है द रिकग्निशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ द वर्ल्ड इज इटसेल्फ द बिगेस्ट ट्रॉफी. और बाकियों को जो ये मोटिवेट करेगा और इंस्पायर करेगा, आप हद ही नहीं है. मतलब अलग ही लेवल पे है. जैसा म्यूजिक, कैरेक्टराइजेशन, फिल्मिंग जो हुई है, ये मतलब ये इज ब्रोकन अ लॉट ऑफ सीलिंग्स. मतलब जो होराइजन की जो लिमिट्स है वो बढ़ गई है. नाउ पीपल विल थिंक इवन वाइडली, thinking कि how मतलब he has done things which have never been done before. The kind of background music, the kind of conviction, the kind of reality that he has shown. He is not shied away from showing things how it is. मैं आपको बताऊं कि एक तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत तोड़े हैं. हाँ. अभी 7 दिन ही हुए हैं, 1100 करोड़ टच कर गई है और लगातार चल रही है. जब तक ये पॉडकास्ट ऑन एयर जाएगा तब तक मुझे लगता है कि 1300-1400 करोड़ ये पार कर गई होगी. मुझे याद है करीबन 1 साल पहले आदित्य बैठे हुए थे, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर ओजस गौतम, जो यामी गौतम के ब्रदर हैं, और मैं था और मेरे दिव्या एस थे. और हम साथ में बैठे हुए थे, हम पूरा स्टोरी बोर्ड देख रहे थे. और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो एकदम दंग रह गया कि जिस तरीके से कैरेक्टराइजेशन और फिल्मिंग और पूरा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए आदित्य ने ये बनाया था, अलग ही लेवल का. फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को एक सीक्रेट तुम्हें बताना है. मैंने बोला क्या? बोला हमने पुराना म्यूजिक जो है वो चूज किया है. हाँ. और उसको एक नए अंदाज में हम दिखाएंगे. तो मैंने बोला क्या? तो उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल वहां पर सुनाया. हाँ. तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. कौन सा वाला था? मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट आई थिंक धुरंधर जो फर्स्ट पार्ट है, हाँ. उसका आई थिंक जो मेन वाला है वो था. और मैंने बोला बॉस ये तो revived all those songs, those iconic songs is completely revived. तो अब लोग जो हैं क्रिटिसाइज करने लगे, अरे इन्होंने तो पुराने गाने यूज किए. अरे बॉस, आपके पास दिमाग होना चाहिए कि आप पुराना गाना कैसे यूज कर रहे हो, right. और लोगों के पल्स को कैसे समझ रहे हो. True. So I was taken aback. मैंने बोला दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद एवरीवन. यू नो, हर तबका, हर ऑडियंस, हर एज ग्रुप जो ये देखना चाहेगा, और वही हो रहा है. True. So yeah. All right, bye. It's been a wonderful conversation. Thank you so much for sparing this time and sharing all the insights that you had. Thank you so much for your contribution to the film. Thank you so much for your contribution to journalism and everything that you're doing for the country. Thank you so much. Thank you, Jay. All the very best, and Jai Hind to all your viewers. Jai Hind. Jai Hind.